2 साल पहले जब इंसानों ने अपनी पहली VR MMORPG गेम बनाई थी, तो ये अकेला लाचार आवारा उस वर्चुअल दुनिया में जाने के लिए तैयार होता है। उसे एहसास नहीं कि इस मोमेंट पर उसकी दुनिया पूरे तरीके से बदलने वाली है। अब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को उस गेम की दुनिया में पाता है, जहां वो 2 साल के लिए इस गेम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में कैद रहने वाला है। तो भाई लोग, इस मजेदार वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब हम यहाँ किरीटो को देखते हैं जो कि टाउन में घूम रहा होता है। तभी ये बंदा देखता है कि वो इस जगह के बारे में जानता है, तो वो किरीटो को उससे गेम के बारे में सिखाने को कहता है। तब वो खुद को क्लैन से इंट्रोड्यूस करता है। तब यहाँ क्लैन पूरा दिन एक सुअर को मारने की कोशिश करता है, जबकि वो सुअर उसे चिढ़ाता रहता है। पर जब किरीटो एक पत्थर को उठाता है तो वो सोचता है कि मुझे क्लैन को इस दुनिया की ताकत के बारे में दिखाना चाहिए। वो अपनी कार्डिनल सिस्टम की मदद से अपनी स्वॉर्ड स्किल को एक्टिवेट कर उस सुअर पर हमला कर देता है। इस स्किल की मदद से उसका हमला टारगेट को लगता ही लगता है। तो जब क्लैन भी अपनी लाइफ फोर्स उस ब्लेड में डालता है तो वो तेजी से सुअर की ओर बढ़ के उसको एक ही बारी में खत्म कर देता है। जिसके बाद वो पूरा दिन एक दूसरे की तलवारों से खेलते रहते हैं जब तक कि सूर्यास्त नहीं हो जाता, और उन दोनों को एहसास होता है कि वो सचमुच इस गेम के अंदर ही है। पर जब क्लैन वहाँ से जाने को तैयार होता है तो वो देखता है कि उसके मेन्यू में लॉकआउट बटन मिसिंग है। तभी उस मोमेंट पर एक घंटी जोरों से बजने लगती है और सभी लोग अपनी पहली वाली जगह में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ आसमान बहुत सारी रेड वार्निंग साइन से भर जाता है। और तभी वहाँ खून से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बन जाता है, जो कि सभी प्लेयर्स का उसकी दुनिया में स्वागत करता है। हमें पता लगता है कि यही उस गेम का क्रिएटर है, जो कि अपने आप को आकिहिको से इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि उनके मेन्यू में लॉग आउट बटन का ना होना गेम की खराबी नहीं है। जिसके बाद वो उनको 213 प्लेयर्स के ब्रेन के डैमेज होने की न्यूज को बताता है, क्योंकि उनके माता पिता ने उनके VR सेट को हटाने की कोशिश करी। तो प्लेयर का यहाँ से बच पाना नामुमकिन है। तो अगर वो इस दुनिया में मारे जाते हैं तो उनका ये कैरेक्टर इस दुनिया से भी खत्म हो जाएगा, जिसका मतलब कि रियल दुनिया में वो VR सेट उनके ब्रेन को भी खत्म कर देगा। तो अगर उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो उन्हें हर एक डंजन में जाके उनके फ्लोर बॉस को हराना होगा, जब तक कि वो 100th फ्लोर में नहीं पहुंच जाते। तभी उन सभी को इन्वेंटरी के अंदर से एक शीशा मिलता है। पर जब वो जैसे ही उसमें देखते हैं तो बहुत सारा माना उस शीशे से निकलता है, जिससे कि सभी लोग अपनी रियल वर्ल्ड की अपीयरेंस में आ जाते हैं। क्लैन पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो किरीटो याद करता है कि उन VR ग्लासेस को पहनने से उसने उनकी पूरी बॉडी को स्कैन कर लिया था। तभी आकिहिको उन्हें बताता है कि उसका गोल अचीव हो गया है। उसने अपनी खुद की एक दुनिया को बनाने का सोचा था, और वो उनको वेलकम सेरेमनी देता हुआ वहाँ से गायब हो जाता है। तब सभी लोग उसकी ये बातें सुनकर सदमे में होते हैं। किरीटो को एहसास होता है कि इस दुनिया में मरना यानी कि अपनी असली जिंदगी से हाथ खो बैठना है। अब जैसे ही बैरियर वहाँ से हट जाती है तो किरीटो तेजी से वहाँ से भाग जाता है। किरीटो रुको, मैं कह रहा था तुम्हारा चेहरा छिपकली के जैसा है, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना चाहोगे? अबे पागल हो गया क्या? अपनी शक्ल देख, तू तो शक्ल से चोर लगता है। तो अब वो जैसे ही वापिस से भागने लगता है, पर तभी वो रुकता है और पीछे देखता है तो वो देखता है कि वो इस दुनिया में सचमुच अकेला है। लेकिन इसके बावजूद भी वो वहाँ से भागता रहता है, और उसके यहाँ पर आने से पहले की मेमोरीज उसका VR सेट उसके ब्रेन को दिखा रहा होता है। I got this. I can do this. This world can't beat me. अब 1 महीने बीतने के बाद वो गेम शुरू हो जाता है, और 10,000 में से 2 लोग शुरू होने से पहले ही मारे जाते हैं। पर अभी तक एक सिंगल फ्लोर भी क्लियर नहीं हुआ है। तभी यहाँ टॉप प्लेयर्स फ्लोर बॉस को हराने के लिए एक मीटिंग करते हैं, जहाँ ये नीले वाला सांपरी अपने आप को डायब्लो से इंट्रोड्यूस करता है और सबको बताता है कि उसकी पार्टी ने बॉस के रूम को ढूंढ लिया है। तो वो सभी को 6 लोगों की पार्टी में डिवाइड होकर उस फ्लोर में जीत हासिल करने को कहता है। तभी उस मोमेंट पर इस कार्टून को एहसास होता है कि उसका तो कोई दोस्त ही नहीं है। पर जब वो एक लड़की को देखता है जो कि वहाँ अकेली ही बैठी होती है, तो वो उसके पास जाकर उससे उसके साथ पार्टी बनाने को पूछता है, जिस पर कि वो सर हिला देती है। तो वो उसको इनविटेशन भेजता है, जिसको कि वो एक्सेप्ट कर लेती है। और किरीटो देखता है कि उसका नाम आसुना है। अब जब यहाँ सभी लोगों ने अपनी पार्टी बना ली होती है, तभी ये सांपरी कीबा इस मीटिंग को रोकने को कहता है कि इन बीटा टेस्टर को पहले मरे हुए लोगों की मौत के लिए माफी मांगनी होगी। उन्होंने बहुत सारे हंटिंग स्पॉट्स और वैल्यूएबल क्वेस्ट हम जैसे नॉर्मल प्लेयर से ले लिए हैं। तो वो डिमांड करता है
कि उन्हें अपनी सभी आइटम और पैसे दूसरी पार्टी के लोगों को दे देने चाहिए। पर अब जैसे ही किरीटो का दिमाग खराब होने ही वाला था कि तभी ये बिग ब्लैक आदमी उससे बात करना चाहता है। वो अपनी जेब से एक फ्री मैनुअल को बाहर निकालता है। वो कहता है कि इसे बीटा टेस्टर ने बनाया है और सभी लोगों को इस इंफॉर्मेशन को जानने का पूरा हक है। तो वो सभी को एक साथ मिलकर इस बॉस को हराने को कहता है। अब इस मीटिंग के खत्म होने के बाद आसुना उठकर वहाँ से जाने लगती है, पर डायबलो को एहसास होता है कि कुछ ठीक नहीं है। अब उस रात को जब सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो आसुना एक ब्रेड को अकेले बैठकर खा रही होती है। पर तभी किरीटो आकर उससे पूछता है कि क्या वो उसके बगल में बैठ सकता है, क्योंकि उसके बम खाने में बहुत डिलीशियस लग रही है। वो कहता है कि उसके पास एक चीज है जिससे कि उसका टेस्ट और भी बेहतर हो जाएगा। तो जब वो किरीटो की दी हुई उस स्पेशल क्रीम को अपने बन में लगाती है तो वो उसकी खुशबू से खुश होकर उसको एक ही बारी में खा जाती है। तब किरीटो उससे पूछता है कि क्या उसे ये क्रीम अच्छी लगी क्या। वो कहती है कि वो अच्छे खाने के लिए इस टाउन में नहीं आई है। वो कहती है कि वो अपनी आइडेंटिटी को अपने आखिरी समय तक भूलना नहीं चाहती। तो अगर कोई मॉन्स्टर उसको इस दुनिया में मार देता है तो वो इसमें खुद को नहीं खोएगी। अब अगली सुबह जब सभी लोग उस फ्लोर बॉस की ओर जा होती है तब किरीटो आसुना के पास स्ट्रेटजी के लिए बात करने आता है, पर उसको पता लगता है कि ये आसुना की पहली बैटल है, जिससे कि उसको समझ में आ जाता है कि ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अब यहाँ उस बॉस के गेट के पास पहुँचने के बाद वो दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाते हैं और उस रूम की रोशनी वहाँ के कोबाल्ट लॉर्ड इल्फैंग को जगा देती है। तो सभी स्वॉर्ड्समैन उसकी ओर बढ़ने लगती है, लेकिन बॉस अपने एक ही हमले से सामने के स्वॉर्ड्समैन को निपटा देता है। पर जब किरीटो उसके ही एक मिनियन से लड़ रहा होता है तो वो उस मॉन्स्टर को पीछे ढकेलता हुआ स्विच करने को बोलता है, जिससे आसुना आगे भागती हुई एक ही बारी में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। वो आसुना की तलवार चलाने को देखकर बहुत इम्प्रेस्ड है। यहाँ बॉस भी अपनी थोड़ी सी हेल्थ में बचा हुआ है, तो वो अपने वेपन को दूर फेंक कर अपनी असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जैसा कि उस मैनुअल में लिखा हुआ था। तो डायबलो तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तो बॉस एक ऐसे हथियार को बाहर निकालता है जिसका कि मैनुअल में भी मेंशन नहीं था। और जैसे ही किरीटो उसको पीछे आने को कहता है, लेकिन तब तक इल्फैंग हवा में कूद चुका था। अब किरीटो जैसे ही उसको हेल्थ पोशन देने के लिए जाता है तो डायबलो उसके हाथ को रोक लेता है, कहता है कि उसके मरने का समय आ गया है। अबे क्या बोल रहा है, चुपचाप ये पोशन पी। नहीं यार, तुम बस मेरी फैमिली को कह देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। यार तू पोशन को पी लेना। लेकिन तब तक डायबलो वहाँ से गायब हो चुका था। अब जैसे ही किरीटो उठता है तो आसुना भी उसके पास आ जाती है और वो दोनों जैसे ही बॉस की ओर बढ़ने लगती है तो वो अपनी तलवार को बाहर निकाल के इल्फैंग के हमले को पैरी कर देती है और उसकी तलवार से बचते हुए उस पर हमला कर दूर फेंक देती है। अब अपनी क्लोक को उतारने के बाद तो किरीटो उसके पास मियान को देखता है, जो कि वो इतने समय से अपने कपड़े के अंदर छुपा रही थी। तब आसुना उसको एक साथ हमला करने को कहती है तो वो दोनों एक साथ फिर से उसकी ओर बढ़ने लगती है। तब किरीटो उसके अटैक को पैरी कर इल्फांग के वीक स्पॉट को एक्सपोज कर देता है, पर जब इल्फांग का ध्यान किरीटो पर होता है तो आसुना इस मौके का फायदा उठाकर उसके एप्स पर हमला कर देती है। तो किरीटो भी उसकी ओर बढ़ के उसको और डैमेज दे देता है। तब आसुना भी उसके पेट में एक बहुत गहरा कट लगा देती है, जिससे इल्फांग को काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो वो अपनी स्वॉर्ड स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। तब किरीटो उसकी स्वॉर्ड को पैरी करने की कोशिश करता है, लेकिन उस तलवार का कुछ हिस्सा वहाँ से गायब होता है और इल्फांग उस पर हमला कर किरीटो को दूर फेंक देता है। पर वो जैसे खुद को संभाल कर उसकी ओर बढ़ने लगता है तो वो आसुना को एक आखिरी बार स्विच अटैक करने को कहता है। तो आसुना आगे बढ़कर अपनी लीनियर स्वॉर्ड स्किल को अनलिश करती है। तब किरीटो उस पर अपनी रेड स्ट्राइक अटैक से हमला कर देता है और वो जैसे ही आसुना पर गिरने वाला था तो वो अपने अटैक शूटिंग स्टार अल्टीमेट को रिलीज कर देती है।
तब सभी लोग ये देखकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। तब यहाँ किरीटो को आखिरी हमला करने के लिए एक रिवॉर्ड मिलता है, पर जब सभी लोग उसको कांग्रेचुलेट करते हैं तो कीबा चिल्लाकर सभी को रुकने को कहता है। पूछता है कि आखिर उसने डायब्लो को मरने क्यों दिया, जबकि वो इल्फांग के अटैक के सीक्वेंस को जानता था जिस वजह से डायब्लो की मौत हुई। तो वो सभी उसको एक बीटा टेस्टर समझते हैं। कीबा सोचता है कि इसमें उसकी ही गलती है और शायद हमारे बीच और भी बीटा टेस्टर हो सकती है। पर तभी यहाँ किरीटो याद करता है कि डायब्लो ने उसको सबको बचाने को कहा है और उसको एहसास है कि उसे इस जिम्मेदारी को पूरा करना होगा। तो वो हंसते हुए कहता है कि वो उन वर्थलेस बीटा टेस्टर्स की तरह नहीं है, यहाँ तक कि वो इतने यूजलेस है कि कीबा का भद्दा चेहरा भी उनसे बेहतर है। वो ये भी कहता है कि बीटा टेस्ट के दौरान वो उनके मुकाबले और भी ज्यादा हायर फ्लोर में गया हुआ है और वो उन मॉन्स्टर बॉस की स्किल के बारे में इसलिए जानता है क्योंकि वो उन हायर फ्लोर में गया हुआ है जहाँ पर आज तक कोई भी नहीं पहुंचा। तभी ये बातें सुनकर कीबा सोचता है कि वो बीटा टेस्टर से भी बदतर है, ये तो असल में एक चीटर है। तब सभी लोग इस बात से गुस्सा होकर उस पर चिल्ला रहे होती है, लेकिन किरीटो को उन सबके चिल्लाने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी आसुना उसके पास जाकर पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो वो बताता है कि जहाँ पर उसके हेल्थ पॉइंट्स हैं वहाँ पर एक हेल्थ बार है जिसके सामने ही उसका नाम लिखा आता है। तो जब वो उधर देखती है तो उसको एहसास होता है कि उसका नाम किरीटो है, जो जानकर वो हंसने लगती है कि उसे उसका नाम पहले से ही पता था। तब वहाँ से जाने से पहले किरीटो उससे कहता है कि अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे डंजन में अकेले नहीं जाना चाहिए। पर जब वो उससे पूछती है कि वो आगे क्या करने वाला है तो वो आगे बढ़कर उनकी पार्टी को छोड़कर सेकंड फ्लोर के गेट को ओपन कर देता है। अब आगे यहाँ सभी लोग किरीटो को डंजन में उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा कहते हैं। तभी ये बंदा केडा उससे पूछता है कि आखिर उसका लेवल क्या है। तो किरीटो झूठ बोल देता है कि वो लेवल 20 में है। तो कीटो उसको पूछता है कि क्या वो उनकी गिल्ड को ज्वाइन कर सकता है। वो बताता है कि उनके पास फ्रंट लाइन में फाइट करने के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ ये लड़की साची को छोड़कर। तब किरीटो उनको ज्वाइन करना चाहता है और खुशी खुशी उनकी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसी दिन जंगल में वो एक बहुत बड़े मेंटिस से लड़ रहे होती है जो कि साची की शील्ड में हमला कर देता है। तो जब किरीटो उसकी मदद करने जाता है तो वो उसके साची पर हमला करने से पहले उसके हाथ को काट देता है और उसके दूसरे हमले को पैरी कर देता है कि तभी टेट्सू आगे बढ़ता हुआ एक ही बारी में उस मेंटिस को खत्म कर देता है। अब इन सबके बाद केटो उन्हें बताता है कि फ्रंट लाइन गिल्ड ने 20th फ्लोर को क्लियर कर लिया है, पर हम लोग अभी भी सिर्फ लेवल 20 में हैं। तो वो उस दिन की वेट कर रहे हैं जब वो भी स्ट्रॉन्ग होकर उन पार्टीज को ज्वाइन करे। तभी ये सुनकर किरीटो को एहसास होता है कि केटो की ये बातें उनकी पार्टी में और भी जोश भरेगी, जिससे कि वो सभी और भी ताकतवर बनना चाहेंगे। कि तभी उसको एहसास होता है कि वो और भी बेहतर नहीं बन पाएगा अगर वो ऐसे ही अपने लेवल को छुपाता रहा। अब रात को जब वो भेड़ियों के इलाके में जाता है तो वो देखता है कि क्लैन और उसकी पार्टी भेड़ियों का शिकार कर रही है और जब वो तीनों उसको घेर लेती है तो क्लैन एक ही बारी में उस भेड़िए को खत्म कर देता है। कि तभी वो किरीटो को पहाड़ी में वहाँ देख लेता है तो वो तेजी से उसके पास जाता है, पूछता है कि क्या वो रात को ही लेवल अप करने का सोचता है। पर किरीटो को इस मंदबुद्धि में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। अब जैसे ही वो खुद को टाउन में टेलीपोर्ट करता है तो उसको एक केडा का मैसेज आता है जो कि बताता है कि साची अपने कमरे से भाग गई है। तो उसको ढूंढने के लिए किरीटो अपनी नाइट विजन को एक्टिवेट कर लेता है और जैसे वो उसके फुटप्रिंट्स को नोटिस करता है तो वो उसका पीछा करता हुआ गटर में आ जाता है, जहाँ वो उसको ढूंढ लेता है और पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। तो वो कहती है कि वो यहाँ से भागना चाहती है, इन मॉन्स्टर से, इस गिल्ड से और यहाँ तक कि इस गेम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन से। जो सुन किरीटो को एहसास होता है कि शायद वो मरना चाहती है, पर वो कहती है कि वो मजाक कर रही थी। जो सुन किरीटो को कुछ समझ नहीं आता। कि तभी वो कहती है कि हमें इस गेम में अपनी जान की बाजी क्यों लगानी है, मैं ऐसे यहाँ मरना नहीं चाहती। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फ्रंट लाइन के मॉन्स्टर से बचा लूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच सरवाइव कर पाऊंगी? क्या मैं एक दिन अपनी असली दुनिया में वापस जा सकूंगी? हाँ, तुम अपनी असली दुनिया में वापस चली जाओगी जिस दिन हम इस गेम को क्लियर कर देंगे। जो सुनकर साची का आंसू निकल आता है। अब उसी रात जब किरीटो अपने कमरे में था तो साची वहाँ आकर उसके साथ एक ही बेड में सोने को कहती है कि उसको अकेले सोने में डर लगता है और देखना चाहती है कि आखिर किरीटो की तलवार क्या क्या कर सकती है। तो जैसे ही वो सोने लगती है कि तभी किरीटो कहता है कि वो सरवाइव कर जाएगी क्योंकि वो अपनी जान की बाजी लगाकर उसको प्रोटेक्ट करेगा। अब कुछ दिनों बाद केडा टाउन में टेलीपोर्ट होता है ताकि वो उन सभी के लिए एक घर ढूंढ सके। तब टेट्सुओ सोचता है कि ये सही समय है कि हमें पैसे और कीमती चीजों को इकट्ठा करना चाहिए। पर तभी ये बंदा कहता है कि हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि हम ऊपर के फ्लोर में जाके क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर सकते हैं। तब किरीटो उनको रोकते हुए कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो सभी ट्रेजर को ढूंढने का
मन बना चुकी है। अब 20th फ्लोर में आने के बाद वो एक खुफिया दरवाजे को खोल देती है, पर किरीटो को तो याद नहीं कि ये बीटा वर्जन के पार्ट में था। कि तभी वो अपने सामने एक ट्रेजर चेस्ट को देखती है और जब ये सोचते हैं कि इसके अंदर बहुत सारा खजाना है तो वो सभी तेजी से उसकी ओर जाने लगती है। पर किरीटो को वहाँ पर खतरे का महसूस पहले ही हो गया था और जैसे वो उस चेस्ट को खोलता है तो एक अलार्म बजने लगता है और वो डोर उन सभी को अंदर कैद कर लेता है। तब उसी समय इम्प और जायंट्स भी उस चैम्बर में आ जाते हैं और वो वहाँ से भागने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल का यूज करते हैं। पर तभी किरीटो को एहसास होता है कि इस कमरे में क्रिस्टल का मैजिक काम नहीं करेगा। तब वो इम्प किरीटो पर हमला कर देती है तो वो उनको मारकर साइड कर देता है। पर जब उनके ग्रुप का एक बंदा पेट के बल गिरता है तो इम्प उसे लगातार मारते रहते हैं जब तक कि उसका एवाटार वहाँ से गायब नहीं हो जाता। तब उसी समय वो टेट्सू की बॉडी पर भी कट लगा देते हैं जिससे कि वो उसी समय वहीं पर मारा जाता है। तब इस चीज से गुस्सा होकर यह बंदा उस स्टोन मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर एक ही बार में उसको भी खत्म कर देता है। तब इस चीज से गुस्से से भरकर किरीटो मॉन्स्टर को मारता हुआ साची की ओर जाने लगता है। मुझे माफ करना किरीटो। अभी यहाँ क्रिसमस ईव में जब सभी लोग अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे थे तो किरीटो सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहा था जो कि थी साची। पर तब स्पाई आकर उसे बताता है कि वो क्रिसमस बॉस को मारकर एक रिवाइवल आइटम को गेन कर सकता है। वो बॉस उस झाड़ वाले पेड़ के अंदर है जिसको कि आज तक किसी ने नहीं ढूंढा, लेकिन किरीटो पहले ही जानता है कि उसे कहाँ जाना है और उसको अकेले ही मारने के लिए निकल पड़ता है। उसको पता लगता है कि ये रिवाइवल आइटम किसी भी प्लेयर को वापिस से रिवाइव कर सकता है, जैसा की हम पबजी में टावर के पास जाकर अपने दोस्तों को रिवाइव किया करते थे। पर जब वो तलवार में अपने आप को देखता है तो उसको एहसास होता है कि वो अकेले मरने वाला है, एक ऐसी मौत जिसको याद रखने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं होगा। उसका अपनी ताकत को छुपाना उसके लिए एक बहुत बड़ा गिल्ट बन गया है। वो सोचता है कि उसे कीटो की बात मानकर उसे अपनी असली ताकत के बारे में बता देना चाहिए था, तो शायद आज वो अपनी ताकत को छुपाने के चक्कर में अपने दोस्तों को यूं मरने नहीं देता। उसका अभी एक ही मकसद है कि उसे साची को किसी तरह इस दुनिया में वापस लाना होगा, तो वो साची को वापस जिंदा करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। जिसके बाद वो तेजी से जंगल में भागने लगता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है। हम देखते हैं कि क्लैन और उसकी पार्टी उसके सामने आ जाती है। क्लैन को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पर रिवाइवल आइटम को ढूंढ रहा है और उसको कहता है कि उसका अकेले बॉस से लड़ना खतरे से खाली नहीं। पर किरीटो कहता है कि उसको ये काम अकेले ही करना होगा और अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। पर तभी एक और पार्टी उनके सामने आ जाती है। ये डिवाइन ड्रैगन है, एक ऐसा बैंडिट का ग्रुप जो कि अपने लिए रिवाइवल आइटम को ढूंढ रही है। तो क्लैन किरीटो को उसको ये अकेले ही ढूंढने को कहता है, तब तक वो उसके लिए इन नमूनों को रोक कर रखेंगे। तो किरीटो वहाँ से भाग जाता है और एक बहुत ही बड़े पेड़ के पास आ जाता है और जैसे ही 12 बजे वो एक घंटी की आवाज को सुनता है तो निकोलस नाम का ये मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। तब बिना कोई परवाह करे कि वो कितना ताकतवर है, किरीटो तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ क्लैन और उसके साथियों ने डिवाइन ड्रैगन्स को हरा दिया था, पर जैसे ही किरीटो उनके पास आता है तो वो देखते हैं कि उसके हाथ में एक रिवाइवल आइटम है, पर वो उसको क्लैन की ओर फेंक देता है। तो क्लैन उसको चेक करता है और पढ़ता है कि ये किसी भी प्लेयर को उसके मरने के 10 सेकंड के अंदर ही रिवाइव कर सकता है। तो किरीटो उसको इसका यूज किसी अपने के लिए करने को कहता है, पर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो क्लैन उसको रोक लेता है और उसको किसी भी कीमत पर जिंदा रहने को कहता है। अब उसी रात एक नोटिफिकेशन किरीटो के मेन्यू में आती है। उसको एहसास होता है कि उसके पास साची की तरफ से एक गिफ्ट आया है। तो वो जैसे ही उसको खोल कर देखता है तो उसको एहसास होता है कि उसने उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा होता है और जैसे वो उस बॉक्स को एक्टिवेट करता है तो वो साची की आवाज सुनता है कि अगर वो इस मैसेज को सुन रहा है तो इसका मतलब वो पहले ही मारी जा चुकी है। वो चाहती है कि वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार ना समझे क्योंकि उसने उसको हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। पर ये मैसेज मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया था ताकि अगर किसी दिन मैं मर जाऊं तो तुम्हें ये मैसेज मिल सके, और मैं पहले से ही जानती थी कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम इसे छुपाना क्यों चाहते थे। लेकिन मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और तुम्हें किसी भी हाल में इस जगह से जिंदा बाहर निकलना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर इस दुनिया को क्यों बनाया गया है। मैं तुम्हारे साथ अपनी उस मुलाकात को कभी नहीं भूलूंगी और मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस सॉन्ग भी गाया है। तुम्हारा
इन सब चीजों के लिए शुक्रिया किरीटो। अब 6 मार्च 2024 हम देखते हैं कि फ्रंटलाइनर्स 56th फ्लोर को क्लियर करने की मीटिंग में है। आसुना सजेस्ट करती है कि हमें फील्ड बॉस को विलेज में ले आना चाहिए, पर किरीटो सोचता है कि यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। कहता है कि इस चक्कर में जो लोग इस गेम के प्लेयर नहीं है वो मारे जाएंगे, पर वो कहती है कि उनकी जिंदगी मैटर नहीं करती और उसको उसके ऑर्डर्स को मानने को कहती है। तब यहाँ अप्रैल के महीने में जब किरीटो मस्त बाहर सो रहा होता है तो आसुना उसके पास आकर पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों सो रहा है, वो बाकी लोगों की तरह डंजन को क्लियर क्यों नहीं कर रहा। किरीटो कहता है कि ये गेम का बेस्ट सीजन है और वेदर भी अपनी परफेक्ट सेटिंग में है, पर आसुना इस बात से गुस्सा हो जाती है। कहती है कि उसका हर एक दिन यहाँ पर बिताना मतलब कि असली दुनिया में एक दिन को खोना है। पर किरीटो कहता है कि एनकार्ड ये जगह है जहाँ पर अब हम रहते हैं, क्या तुम्हें ये हवा ये धूप अच्छी नहीं लग रही। जिसके बाद वो उसको यहाँ लेटकर इस फीलिंग को समझने को कहता है तो वो आसमान की ओर देखती है और कुछ घंटों बाद किरीटो अपनी नींद से जाग उठता है। वो देखता है कि आसुना उसके बगल में ही सो गई थी। तब कुछ लोग उनको ऐसे देखकर कमरे में जाने को कहते हैं तो किरीटो उसका यहीं पर ध्यान रखने का सोचता है और पूरा दिन वहीं बैठकर उसको प्रोटेक्ट करता रहता है जब तक कि उसकी नींद खुल नहीं जाती। पर वो उसको जैसे ही अगली कहता है तो वो उसकी जान लेने को तैयार हो जाती है, पर कहती है कि उसका ध्यान रखने के लिए वो उसको खाने पर बुलाना चाहती है। आप यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर वो उसका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया अदा कहती है क्योंकि ये जानते हुए कि ये टाउन सुरक्षित है, पर फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा प्लेयर उसको मार दे क्योंकि यहाँ सोते हुए लोगों को बिना उनके जाने डुअल के लिए एक्सेप्ट करा लेती है और उनको उनकी नींद में ही मार देती है। पर तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही वो बाहर की ओर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक प्लेयर को रस्सी से बांधा हुआ है और नोट करते हैं कि एक भाला उसके दिल के आर पार है। पर जैसे ही उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है तो वो इस गेम की दुनिया में मारा जाता है। और ये सब कुछ देखकर किरीटो सोचता है कि आखिर कौन टाउन के अंदर किसी को डुअल के लिए चैलेंज कर सकता है और क्या बाकी प्लेयर से पूछता है कि क्या उन्होंने इस डुअल के विनर की नोटिफिकेशन को सुना है, पर किसी ने भी ये ना सुना और ना देखा होता है। अभी यहाँ टावर के अंदर आसुना सोचने लगती है कि आखिर एक प्लेयर को बिना डुअल के कैसे मार दिया और सोचती है कि अंदर का एरिया भी बाहर के टाउन के एरिया की तरह खतरनाक बन रहा है। कहती है कि इस चीज को हम ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो वो किरीटो को इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्वाइन करने को कहती है। तो अब उनके बाहर आने के बाद किरीटो पूछता है कि क्या उन्होंने देखा कि यहाँ क्या हुआ। तब एक लड़की आगे आती है, वो उन्हें बताती है कि उसका नाम योको है और बताती है कि वो इस मरे हुए प्लेयर के साथ इस टाउन में आई थी जिसका की नाम केन था। वो दोनों इस विलेज में एक साथ आए थे और किसी तरह एक दूसरे से अलग होने के बाद उसने उसको यूं टावर में लटके हुए देखा। अब उसी रात ये दोनों उस टकलू आदमी के पास आते हैं ताकि वो पता लगा सके कि इस हथियार का असली मालिक कौन है। तो वो अपनी अप्रेजल स्किल का यूज कर पता करता है कि इसको एक प्लेयर ने बनाया है। पर जब आसुना पूछती है कि इसको किसने बनाया है तो वो बताता है कि इस प्लेयर का नाम ग्रिमलॉक है। तभी ये जानने के लिए कि इस वेपन ने केन को कैसे मारा तो किरीटो इससे खुद को मारने की कोशिश करता है, पर तभी आसुना उसको रोक लेती है। सोचती है कि वो पागल है जो कि ऐसे मरना चाहता है। अब कुछ दिनों बाद वो योको से बात करने आती है। तब आसुना उससे पूछती है कि आखिर ये ग्रिमलॉक कौन है, तो वो बताती है कि वो सभी सेम ही गिल्ड के मेंबर है और डिसाइड करती है कि वो उनको बताएगी कि असल में क्या हुआ था। 6 महीने पहले उनकी गिल्ड ने एक रेयर मॉन्स्टर से एक पावरफुल रिंग को हासिल किया था जिसको कि वो बेचने या फिर अपने पास रखने का सोच रहे थे। ज्यादातर गिल्ड के लोगों ने उसको बेचने के लिए वोट किया था, पर इससे पहले कि उनकी लीडर रिसिलिया इसको बेच पाती हमें पता लगता है कि उसको किसी ने मार दिया है। और किरीटो सोचता है कि जरूर गिल्ड के दूसरे मेंबर ने ऐसा किया होगा। वो पूछता है कि आखिर ये ग्रिमलॉक है कौन, तो योको बताती है कि वो इस दुनिया में रिसिलिया का हस्बैंड था और सोचती है कि वो जरूर उन लोगों पर हमला कर रहा है जो कि उस रिंग को बेचने के खिलाफ थे। वो उनकी ही मेंबर थी जो कि रिंग को संभाल कर रखना चाहती थी और केन दूसरा था जो कि ऐसा चाहता था, जबकि तीसरा बंदा स्मिथ था जो कि अब फ्रंट लाइन गिल्ड का पार्ट है। किरीटो और आसुना समझ जाते हैं कि वो किसकी बात कर रही है। तब योको भी उससे मिलना चाहती है ताकि वो उसको वार्न कर सके कि उसकी जान खतरे में है। अब इसके बाद जब वो दोनों गली से जा रहे थे तो आसुना सोचती है कि आखिर केन को कैसे मारा होगा। अब शाम को जब वो ये न्यूज़ स्मिथ को बताते हैं तो वो सोचने लगता है कि आखिर ग्रिमलॉक का प्लान क्या है। पर योको सोचती है कि गिल्ड का कोई दूसरा मेंबर उसके वेपन को यूज कर रहा होगा कि तभी वो चिल्लाने लगते हैं कि वो सभी रिसिलिया की मौत के जिम्मेदार हैं और कहती है कि उन्हें इस रिंग को रखने के लिए लड़ना नहीं चाहिए था। वो कहती है कि इस चीज के लिए हमारा मरना तो बनता ही है कि तभी एक डैगर उसकी पीठ में लगता है और वो खिड़की से नीचे गिरकर मर जाती है। तभी उस मोमेंट पर किरीटो एक मिस्टीरियस आदमी को छत पर देखता है और तेजी से उसका पीछा करने लगता है। वो उसके हाथ में टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल को देखता है, सोचता है कि आखिर वो कहाँ टेलीपोर्ट होना चाहता है। पर जैसे ही उस टाउन की घंटी बजती है तो वो आदमी उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है जिसके
उसके बाद किरेटो वापिस से उनके पास आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि बाहर क्या हुआ। पर तभी स्मिथ बताता है कि किलर ने जो कपड़ा पहना था वो रिसिलिया का था और सोचता है कि जरूर ये उसका गोश्त है जो कि उसकी मौत का बदला लेने आया है। अभी यहाँ रात को जब वो स्ट्रीट में बैठे होते हैं तो आसुना कहने लगती है कि वो किलर जरूर रिसिलिया का गोश्त ही होगा। पर किरीटो कहता है कि ये गोश्त टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल का यूज क्यों करेगा। तभी आसुना उसको कहती है कि उसने उन दोनों के लिए खाना बनाया है। तो किरीटो उसके बनाए बर्गर को खाने लगता है। वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छा बना है। तभी वो बर्गर नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसी मोमेंट पर वहाँ से गायब हो जाता है। तब किरीटो अपने खाने को खोकर उदास हो जाता है। पर तभी उसको एहसास होता है कि आखिर वो उसको चकमा कैसे दे रहे थे और आसुना को उसको कब्रिस्तान में मिलने को कहता है। दूसरी तरफ यहाँ स्मिथ एक पहाड़ी की चोटी पर गया हुआ है जहाँ वो रिसिलिया की कब्र के पास बैठा होता है और सर झुकाकर उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तब एक आवाज पेड़ों के बीच से गूंजने लगती है कि तभी एक गोश्त उसकी आंखों के सामने आ जाता है। कहता है कि वो कन्फेस करे कि आखिर उसने क्या क्या किया है। तो स्मिथ जैसे ही उस तलवार की नोक को देखता है तो वो बताने लगता है कि उसे एक अनोनिमस लेटर आया था जिसमें कि उससे रिसिलिया की लोकेशन के बारे में लिखना था और उस रिंग को बेचने के बाद उसको लगा कि ये एक छोटा सा काम होगा पर उसको नहीं पता था कि ये काम उसकी मौत का कारण बनेगा। तभी योको अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है और कहती है कि उसने उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लिया है। स्मिथ को एहसास होता है कि उसका पार्टनर केन ही है और वो दोनों अभी भी जिंदा ही है। तभी यहाँ टाउन में क्रीटो बताता है कि योको और केन कभी भी मरे नहीं थे और जैसे ही केन ने उस तलवार को अपने आर्मर में डाला था तो वो उससे काफी कमजोर पड़ गया था और केन ने खुद को टेलीपोर्ट तभी किया जब वो तलवार उसके दिल में घुसने वाली थी। और योको के केस में क्रीटो बताता है कि उसने उनके आने से पहले ही अपनी पीठ में डैगर घुसा रखा था पर वो जानबूझकर चुपके छुपाते खिड़की के पास गई ताकि वो उनको ऐसा दिखा सके कि किसी ने बाहर से डैगर मारा है। क्रीटो ये भी बताता है कि वो मिस्टीरियस आदमी ग्रिमलॉक नहीं था बल्कि केन हो सकता है। वो सोचता है कि उन दोनों ने अपनी फेक डेथ का ड्रामा किया ताकि वो असली गुनहगार को पकड़ सके। और जब आसुना अपनी फ्रेंड लिस्ट को चेक करती है तो वो देखती है कि योको 19th फ्लोर में है। तभी यहाँ हिल में योको और केन खुश है कि उन्होंने स्मिथ को जेल पहुंचाने के लिए एविडेंस को पा लिया है पर वो कहने लगता है कि ये एक एक्सीडेंट था। तभी एक चाकू उसके शोल्डर में आ लगता है और उसको एहसास होता है कि ये एक पैरालिसिस ब्लेड है। तब 3 आदमी वहाँ पर आ जाती है। तब स्मिथ उनके सर के ऊपर ऑरेंज इंडिकेटर को नोटिस कर लेता है जिससे कि उसको एहसास होता है कि वो लोग कॉफिन गिल्ड के मेंबर है जो कि मजे के लिए दूसरे प्लेयर को मौत के घाट उतार देते हैं। पर जैसे वो लीडर उनको मारने जा रहा होता है तभी क्रीटो घोड़े में बैठ वहाँ आ जाता है और बताता है कि 30 फ्रंटलाइनर्स जल्दी यहाँ आने वाले हैं और अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी लीडर के चुटकी बजाते ही उसके साथी तलवार को अंदर रख लेते हैं और चुपचाप वहाँ से जाते हुए इस फोग में गायब हो जाते हैं। तब स्मिथ सोचने लगता है कि आखिर क्रीटो को कैसे पता कि वो खतरे में है। तो वो कहता है कि उसने पता लगा लिया था जब उसको एहसास हुआ कि उन दोनों के वेपन ग्रिमलॉक ने बनाए हैं। क्रीटो बोलता है कि मैं और आसुना इस वक्त होटल में बैठे हुए थे और हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर ही रहे थे कि कैसे इस गेम के अंदर जब 2 लोगों की शादी हो जाती है तो उन लोगों की इन्वेंटरी भी एक साथ मर्ज हो जाती है। इसका ये मतलब है कि जब ग्रिमलॉक की वाइफ मर गई थी तो जो रिंग थी वो कहीं चोरी नहीं हुई थी बल्कि वो तो सीधा ग्रिमलॉक की इन्वेंटरी के अंदर चली गई थी जिसका ये मतलब है कि वो रिंग कब से ग्रिमलॉक के पास ही है। लेकिन इस बंदे ने ये चीज किसी को भी नहीं बताई और उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसकी वाइफ मर चुकी है और किसी और ने उसे मरवाया है। तो मुझे लगता है कि ग्रिमलॉक ने खुद अपनी वाइफ को मरवाया था ताकि वो रिंग को अपने पास रख सके। तभी उस मोमेंट पर आसुना ग्रिमलॉक को लेकर आ जाती है पर जब योको पूछती है कि आखिर तुमने अपनी वाइफ को क्यों मारा तो ये सस्ता माइकल जैक्सन बोलता है कि वो तो उसकी रियल वर्ल्ड में भी वाइफ ही थी लेकिन उसने नोट किया कि वो यहाँ पर आकर बहुत ही बहादुर हो गई है और मैंने सोचा कि सभी लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ही डरपोक नाकामयाब मर्द हूँ जो कि अंधेरे में भी अकेले नहीं सो पाएगा। तो मुझे डर था कि वो इस चक्कर में मुझे डंप ना कर दे तो इसीलिए मैंने उसे मारने का सोचा इस उम्मीद में कि मैं अपनी पहले वाली रिसिलिया से मिल सकूं ना कि उससे जो कि अब वो बन चुकी थी। पर जब आसुना उसकी इन बातों को सुनती है तो उसको लगता है कि ये एक नंबर का सनकी है जिसने कभी भी रिसिलिया से प्यार नहीं किया क्योंकि वो तो बस उसको कंट्रोल करना चाहता था। तभी केन उन्हें बताता है कि वो इसके लिए उसको सजा जरूर देंगे और उसको वहाँ से ले जाने लगती है। अब थोड़ी देर बाद सूरज उग जाता है और आसुना किरीटो से पूछती है कि उसे कैसा लगेगा कि अगर उसे अपने पार्टनर की ऐसी साइड के बारे में ना पता हो। तो किरीटो कहता है कि वो तो बहुत लकी होगा कि अगर उसे अपने पार्टनर के बारे में और भी कुछ जानने को मिले क्योंकि इससे उसके लिए उसका प्यार और भी बढ़ जाएगा। तब जैसे ही वो सुनती है कि उसने सही आंसर दिया है तो वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तभी किरीटो उसको रोकता है और उसको दिखाता है कि वहाँ पेड़ के सामने रिसेल खड़ी हुई है जिसको देखकर वो दोनों ही हक्का बक्का रह जाते हैं। तब वहाँ से जाने से पहले आसुना उसको एज
एज अ फ्रेंड ऐड करने को कहती है कि तुम्हें मुझे अपना दोस्त बना लेना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई तुमसे बात करना चाहेगा, और उसको अपने साथ खाने पे बुलाती है। अभी यहाँ जून 24, 2024 को हम एक लड़की को देखते हैं जो कि आसुना की तलवार की धार बढ़ा रही होती है। पर जब वो ये काम कर लेती है तो सोचती है कि आखिर आसुना फ्रंट लाइन में क्यों नहीं है। पर जब आसुना कहती है कि उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है तो एलिजाबेथ समझ जाती है कि वो उस कार्टून के साथ डेट पे जा रही है, और जैसे ही घड़ी बजती है तो आसुना वहाँ से चली जाती है। अब उसी दिन किरीटो एलिजाबेथ की शॉप में आया होता है और पूछता है कि क्या उसने ये कस्टम मेड वेपन्स को बनाया है, पर वो सोचती है कि इसके जैसा देसी बंदा क्या इनको खरीद सकता है। तो जब वो अपनी इस काली तलवार को दिखाता है तो वो सोचने लगती है कि आखिर उसकी ये तलवार इतनी लंबी क्यों है, पर तभी उसको एहसास होता है कि उसकी ये तलवार एलुसिडेटर है जो कि काफी ज्यादा रेयर है कि वो इस दुनिया में एक ही एग्जिस्ट करती है। तो किरीटो सोचता है कि क्या वो उसको इसके जैसी ताकतवर तलवार दे सकती है, तो वो उसको अपने शॉप की सबसे बेस्ट वेपन दिखाती है, कहती है कि ये इस शॉप की सबसे बेहतरीन तलवार है। तो किरीटो उसको टेस्ट करने के लिए अपनी तलवार एलुसिडेटर में मारता है, जिससे लिस की तलवार के 2 टुकड़े हो जाती है और वो उनकी आंखों के सामने गायब हो जाती है, जो देखकर वो घबरा जाती है कि उनके शॉप की सबसे महंगी तलवार उसने तोड़ दी। पर किरीटो कहता है कि तुम्हारी तलवार बहुत कमजोर थी, कि तभी वो गुस्से में कहने लगती है कि अगर उसके पास अच्छा मटेरियल होगा तो वो एक ताकतवर तलवार बना सकेगी, और कहती है कि वेस्टर्न माउंटेन में एक ड्रैगन है जिसके पास तलवार बनाने के लिए बहुत ही रेयरेस्ट मेटल है। पर किरीटो कहता है कि उस मेटल को ड्रैगन से लाना जोखिम से भरा हुआ है। किरीटो सोचता है कि उसका उसके साथ जाना खतरे से खाली नहीं, पर वो कहती है कि उसके साथ मेरी जैसी मास्टर ब्लैकस्मिथ का जाना जरूरी है। तो किरीटो के पास उसको ले जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, जिसके बाद वो उस पहाड़ी पर पहुंच जाती है जहाँ एलिसा ठंड के कारण बहुत ज्यादा कांपी होती है। तो किरीटो उसको अपना कोट दे देता है, जिसकी स्मेल सुनकर उसको लगता है कि उसने 2 दिनों से इसको धोया नहीं है। कि तभी लिज वहाँ पर क्रिस्टल को नोटिस करती है जो कि उसको दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है, पर तभी किरीटो उसको बड़े वाले क्रिस्टल के पास जाने से मना करता है, कहता है कि तुम यहाँ पर छुप जाओ ताकि मैं उस ड्रैगन को हरा सकूं। अब जैसे वो आगे देखता है तो देखता है कि ड्रैगन उठ गया है, तो वो एलिस को क्रिस्टल के पीछे छुपने को कहता है, पर जब वो कहती है कि वो यहाँ पर ठीक है तो किरीटो चिल्लाकर उसको उसकी बात सुनने को कहता है, और जैसे वो उसकी हर बात मानने को तैयार होती है तो वो उसको गुड गर्ल कहकर आगे की ओर जाने लगता है। यहाँ ड्रैगन भी अपनी नींद से जाग उठा था और अपनी आइस ब्रेथ से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर किरीटो उसके इस हमले को अपनी तलवार से पैरी कर देता है, जो देखकर लिज सोचती है कि वो तो बहुत अमेजिंग है। तब किरीटो तुरंत ही उस बीस्ट पर हमला कर देता है और बहुत ही तेजी से उसके बाजू को काट देता है। पर जब लिज चिल्लाकर उसको उसे खत्म करने को कहती है तो ड्रैगन उसके ऊपर बर्फीली हवाओं से हमला कर देता है, जिससे कि वो एक बहुत ही बड़े खड्डे में गिरने जाती है। पर जैसे वो उसके अंदर गिरती है तो किरीटो किसी तरह उसके हाथ को पकड़ कर उसे अपनी ओर खींचकर उस गड्ढे में गिर जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो उसको एहसास होता है कि किरीटो ने उसको अपनी ओर खींचकर बचा लिया था, और किरीटो उसको रिवाइवल पोशन देता है ताकि वो अपने हेल्थ पॉइंट को रिस्टोर कर सके। लिज को एहसास होता है कि वो बहुत लकी है कि वो जिंदा बच गई है, और वो उसका इस चीज के लिए शुक्रिया अदा कहती है। पर किरीटो तो सोचता है कि आखिर वो इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे। तब लिज अपने टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल का यूज करने का सोचती है और उस क्रिस्टल को वहाँ से टेलीपोर्ट करने को कहती है, पर उसको एहसास होता है कि ये काम नहीं कर रहा है। कि तभी किरीटो के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो एक बहुत लंबी जंप लगाकर उस बर्फ की दीवार में भागने लगता है, पर जैसे ही उसका पैर फिसलता है तो वो बहुत तेजी से जमीन पर गिर जाता है। वो कहता है कि शायद उसे थोड़ी और लंबी जंप लगानी चाहिए। अब उसी रात जब वो दोनों एक दूसरे के बगल में सोए हुए थे तो लिज कहती है कि ये बहुत अजीब है कि उसे एक ऐसे लड़के के साथ सोना पड़ रहा है जिसको कि वो जानती नहीं। वो पूछती है कि आखिर उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे क्यों बचाया। तो किरीटो कहता है कि वो किसी को भी अपनी आंखों के सामने मरने नहीं देगा, खासकर उसके जैसी हॉट लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। जो सुनकर वो बहुत इम्प्रेस्ड होती है और किरीटो को उसका हाथ पकड़ने को कहती है। तो किरीटो अपना हाथ उसके हाथ में रख देता है। तुम्हारा हाथ बहुत गर्म है, तुम्हें पता है कि हम इस गेमिंग के वर्ल्ड में बस एक डाटा है, पर काश ऐसा हो सकता कि मैं बाहर की दुनिया में भी तुमसे मिल पाती। अब अगली सुबह किरीटो को बर्फ के अंदर एक क्रिस्टल मिलता है, और जब लिज उसको देखती है तो उसको पता लगता है कि यही वो क्रिस्टल है जिसको कि वो ढूंढ रहे थे। लिज सोचती है कि आखिर उसको यहाँ पर दफनाया क्यों था। किरीटो कहता है कि ये ड्रैगन का घर है और मुझे लगता है कि जो तुमने पकड़ा है वो उसकी टट्टी है। कि तभी उस मोमेंट पर ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है, तो किरीटो लिज को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से भागने लगता है, और जैसे ही वो घूमकर उस ड्रैगन को अपनी तलवार से मारता है तो ड्रैगन उस खड्डे से बाहर निकलने लगता है, और जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वो ड्रैगन उनको हवा में फेंक देता है, और लिज को यह नजारा बहुत ही अच्छा लगता है। But I'm falling in
अब उसी दिन शाम को अपनी शॉप में आने के बाद लिज उस तलवार को बनाना शुरू करती है। सोचती है कि उसे अपनी फीलिंग्स को किरेटो को कन्फेस कर देना चाहिए कि कैसे वो उसकी तलवार से खेलना चाहती है। अब यहाँ लिज ने वो तलवार बना दी है जिसका की नाम उसने डार्क रिपल्सर रखा होता है। अब किरीटो उसको टेस्ट करने के लिए उसको हवा में चलाने लगता है और कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया तलवार है। तब उसकी ये बात सुनकर लिज कहती है कि वो उसकी पर्सनल स्लेव बनना चाहती है और वो आज से ही उसकी पर्सनल तलवार की धार बढ़ाना चाहती है। और यहाँ तक कि मेरे पास एक खास तरह की म्यान है जिसमें कि तुम अपनी तलवार को रख सकते हो। पर जैसे वो उसके हाथ को पकड़ने ही जाती है कि तभी आसुना वहाँ आकर उसको गले लगा लेती है। कहती है कि उसको उसकी बहुत चिंता हो रही थी। कि तभी आसुना किरेटो को नोटिस करती है तो लिज पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो किरेटो उसको बताता है कि वो दोनों ही फ्रंट लाइनर्स हैं। और आसुना कहती है कि उसने उसको उसकी शॉप के बारे में बताया है। कि तभी लिज को एहसास होता है कि यही वो लड़का है जिसके बारे में आसुना बात करती रहती है, जो जानकर दिल का लिज टूट जाता है। आसुना पूछती है कि क्या इसने कोई बदतमीजी की है क्या। लिज कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, पर उसने गलती से यहाँ की सबसे बेहतरीन तलवार को तोड़ दिया। तब लिज उसको उसके लिए माफी मांगने से मना करती है और चुपचाप ही शॉप से बाहर चली जाती है। हम देखते हैं कि लिज ब्रिज के नीचे बैठी अकेली रो रही होती है। पर जैसे ही किरेटो वहाँ पर आता है तो वो कहती है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था और सोचती है कि आखिर उसने उसे कैसे ढूंढा। तो किरेटो बेल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पूरे टाउन में ढूंढा। तब लिजा कहती है कि मैंने तुम्हें जो भी बोला उसके बारे में तुम भूल जाओ और प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि आज से हम बस दोस्त हैं। तब किरेटो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन इस गेम को खत्म करके तुम्हें असल दुनिया में जरूर ले जाऊंगा। अब आगे यहाँ हम देखते हैं कि किरेटो एक और मिनी बॉस के साथ बैटल में होता है जहाँ वो उस मॉन्स्टर से दूर भाग रहा होता है। पर जैसे ही वो मॉन्स्टर अपनी लाइटनिंग स्पीड को एक्टिवेट कर उसकी ओर बढ़ता है तो किरेटो उसको एक ही स्ट्राइक में काट देता है और वापिस से उसकी बॉडी पर हमला कर उसको वहीं खत्म कर देता है। इस डेथ गेम को शुरू हुए 2 साल हो गए हैं और किरेटो सोचता है कि क्या आकी को उसको अभी भी कहीं से देख रहा होगा। अब कुछ घंटों बाद जब वो एक जंगल से जा रहा होता है तो वो एक रेयरेस्ट क्रिएचर को गेम में देखता है और एक नुकीली चीज को उसकी ओर मारता है। पर जब ये रैबिट उछलकर वहाँ से भागने लगता है तो किरेटो उसको देख एक ही बारी में खत्म कर देता है। अब वापिस से टाउन में आने के बाद वो एगिल को अपने मेन्यू को दिखाता है, जो देख उसको एहसास होता है कि वो रैबिट एक एस रैंक क्रिएचर था। तो ये कल्लू सोचता है कि वो अपनी शेफ स्किल से उनके लिए उसको पका देगा। पर किरेटो को लगता है कि उसकी कुकिंग स्किल अच्छी नहीं होगी। तभी उस मोमेंट पर आसुना वहाँ आ जाती है, जो देख किरेटो बहुत ही खुश होता है कि वो उसके लिए उसको पका देगी। पर जब ये बॉडीगार्ड किरेटो को घूरता है तो किरेटो कहता है कि ये तो बस मेरी छोटी बहन जैसी है। जिसके बाद वो आसुना से पूछता है कि आखिर उसकी कुकिंग स्किल का लेवल क्या है। तो वो बताती है कि उसने पहले ही उसको मैक्स आउट कर लिया है। तो किरेटो उसको अपने मेन्यू में उस क्रिएचर को दिखाता है। कहता है कि अगर वो उसको अच्छे से कुक करेगी तो वो उसको उसके मीट का एक बाइट लेने को दे देगा। जो सुनकर आसुना उसे मारने वाली थी क्योंकि वो तो उसके पूरे के पूरे मीट को खाना चाहती है, जिसके लिए किरेटो मान जाता है और वो उस शॉप से जाने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ बार आसुना पूछती है कि आखिर वो उस मीट को कहाँ पकाएगी। पर तभी किरेटो को याद आता है कि उसके पास तो घर ही नहीं है। तो आसुना उसको अपने घर पे बुलाती है, कहती है कि वो वहाँ पर कुछ प्राइवेट मोमेंट्स क्रिएट कर सकती है। पर तभी कोडियल कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं क्योंकि उसकी तलवार में वो बात नहीं जो कि मेरी में है। पर आसुना कहती है कि तुम बुढ़े हो और तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं और किरेटो को जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगती है। जिसके बाद वो 61st फ्लोर में आ जाती है, जहाँ वो थोड़ी देर चल के आसुना के घर के पास पहुँच जाती है। तब किरेटो को एहसास होता है कि आसुना बहुत अमीर घर की है। तभी आसुना घर के कपड़ों में आ जाती है, जिसको देखकर हमारा किरेटो शर्माने लगता है। क्या तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके बाद वो उस मीट को पकाना शुरू करती है। वो अपने मैजिकल नाइफ से उसके बहुत सारे टुकड़े कर देती है, जिसके बाद वो उसको एक पॉट में डालकर ओवन में डाल देती है। तब किरेटो उसको यूं खाना बनाते हुए देख रहा होता है और उसको उसके लिए कुछ फीलिंग्स जाग रही होती है। राधे बिया फंस गए बामन की लड़की के प्यार में। जिसके बाद वो उस मटके को ओवन से बाहर ले आती है तो किरेटो को उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब खाना खाने के बाद आसुना सोचती है कि उनकी जिंदगी बहुत अजीब है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं हमेशा से ही इस दुनिया में रही हूँ। तब किरेटो कहता है कि मैं भी अपनी असली दुनिया को भूल गया हूँ। वो कहता है कि फ्रंट लाइनर्स भी गेम को क्लियर नहीं कर रहे क्योंकि उनको यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लग रहा है। पर आसुना कहती है कि वो अभी भी अपनी
असली दुनिया में जाना चाहती है और किरेटो उसके इस बात पर हामी भरता है कि तभी आसुना उसको रुकने को कहती है। पर किरेटो पूछता है कि आखिर मैंने क्या किया, तो वो कहती है कि तुमने ऐसे एक्सप्रेशन बनाए जैसे कि तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो। जो सुनकर किरेटो शॉक हो जाता है। अरे तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। जो सुनकर किरेटो कहता है कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं अकेले ही लड़ना चाहता हूँ। तब आसुना पूछती है कि क्या वो किसी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि जब वो 70th फ्लोर में पहुंचेंगे तो उनको बहुत सारे ताकतवर मॉन्स्टर मिलने वाले हैं और उसको लगता है कि एक सोलो प्लेयर का अकेले उनसे लड़ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। पर किरेटो को लगता है कि जो पार्टी मेंबर है वो उसके आगे बढ़ने की स्पीड को कम कर देंगे। जो सुनकर आसुना अपने चाकू को बाहर निकाल लेती है। अरे अरे तुम नहीं, वो मैं बाकियों की बात कर रहा था, तुम तो ठीक हो यार। तब आसुना उसको अपनी पार्टी को ज्वाइन करने को कहती है कि वो अपने बॉडीगार्ड का चेहरा देखकर बहुत पक गई है और किरेटो को उसकी गिल्ड का इनविटेशन भेज देती है। पर किरेटो कहता है कि फ्रंट लाइन में काम करना खतरे से खाली नहीं। तो आसुना फिर से अपने चाकू को बाहर निकाल लेती है, जिससे डर कर किरेटो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और हमारी प्यारी ये डीमन लॉर्ड फाइनली खुश हो जाती है। अब अपने घर के बाहर आसुना उम्मीद करती है कि वो उसके लिए एक और बार खाना बना सके। इसके बाद वो दोनों आसमान की ओर देखने लगते हैं। किरेटो कहता है कि आकी को ऐसी दुनिया बनाना क्यों चाहता था। अब अगले दिन किरेटो जब थका हारा उठता है तो आसुना पोर्टल में से निकलती हुई उसके ऊपर गिर जाती है। अरे ये गुलबुलू क्या है, ये इतना सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों है। अब किरेटो खड़ा होकर देखता है कि आसुना बहुत ज्यादा शर्मा रही है। तो उसको एहसास होता है कि उसने गुच्चू गुच्चू को पकड़ लिया था कि तभी कुराडिल वहाँ पर आ जाता है और आसुना तेजी से किरेटो के पास आ जाती है। वो कहती है कि तुम सुबह सुबह मेरे घर के सामने जासूसी क्यों कर रहे थे। वो कहता है कि मैं जानता था कि आप कुछ बचपना करेंगी, तो इसीलिए मैं पिछले 1 महीने से आपके घर पे नजर रख रहा हूँ। मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, तो मैं बिना बुलाए कभी भी आपके घर में आ सकता हूँ। तब आसुना कहती है कि तुम बिना बुलाए घर के अंदर नहीं आ सकते। कि तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है कि बचपना छोड़िए और चुपचाप मेरे साथ चलिए। पर तभी किरेटो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं अफसोस चाहूंगा, पर आपकी मैम ने आज का पूरा दिन मेरे को दिया है, तो आज वो आपके साथ नहीं आ सकती, तो आज के दिन मैं उनकी हिफाजत करूंगा। तो वो कहता है कि तुम्हारे जैसा कमजोर आदमी हमारी मैम की हिफाजत कैसे कर सकता है। वो उसी वक्त किरेटो को डुएल के लिए चैलेंज कर देता है और जो जीतेगा आसुना उसके साथ जाएगी। तब किरेटो उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और तभी हम यहाँ लोगों के बीच लाफिंग कॉफिन के मेंबर को भी देखते हैं। अब जैसे ही डुएल स्टार्ट होती है तो वो दोनों अपनी तलवारों को एक्टिवेट कर एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। पर जैसे ही कोर्डियल सोचता है कि वो उसको मार सकेगा, कि तभी किरेटो अपनी तलवार को उसकी छाती की ओर मारता है और उसी मोमेंट पर वो मैच वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि किरेटो ने कोर्डियल की तलवार को बीच से काट दिया था। और आसुना ये देख हैरान होती है कि किरेटो की तलवार और क्या क्या कर सकती है। तब कोर्डियल एक और डैगर को समन करने का सोचता है और जैसे ही किरेटो की ओर बढ़ता है तो आसुना बीच में आकर उसके डैगर को पैरी कर देती है। कहती है कि बस बहुत हुआ, तुम ये डुएल हार चुके हो। पर कोर्डियल कहता है कि इसने पक्का चीटिंग करी है, ऐसा बंदा बीटर मेरे को हरा नहीं सकता। ये तभी आसुना उसे उसकी जॉब से निकाल देती है। कहती है कि तुम चुपचाप वापस से अपनी गिल्ड में चले जाओ। तो कोर्डियल खुद को टेलीपोर्ट कर वहाँ से चले जाता है और वो कॉफिन किलर वही लोगों के बीच से गायब हो जाता है। आप इस डंजन के 74th फ्लोर में हम देखते हैं कि आसुना एक स्केलेटन नाइट से लड़ रही होती है, पर वो उसके सभी हमलों को बड़ी आसानी से डॉज कर रही होती है। जो देख किरेटो को एहसास होता है कि आखिर उसे लाइटनिंग फ्लैश का नाम क्यों दिया गया है। कि तभी वो तेजी से उसकी ओर बढ़ के उस पर तलवारों से हमला कर उसकी टांगों को भी काट देती है और उसकी छाती पर और भी हमले कर देती है। पर जैसे ही आसुना स्विच कहती है तो किरेटो तेजी से उसके पास आकर उस पर बहुत सारे हमले कर देता है। और जैसे ही स्केलेटन अपना आखिरी हमला करता है तो किरेटो हवा में कूदता हुआ अपने सर्कुलर स्ट्राइक अटैक से हमला कर देता है। अब थोड़ी देर बाद उनको एहसास होता है कि उन्होंने बॉस के कमरे को ढूंढ लिया है, तो आसुना उसको अंदर चलने को कहती है। तब किरेटो उसको अपने टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल को निकालने का कहता है और आगे बढ़कर उस दरवाजे को खोल देती है। आप दरवाजे को खोलने के बाद वो देखते हैं कि उनके सामने जायंट बुल गॉड खड़े होते हैं, लेकिन वो किसी तरह उससे बचकर भाग आती है। आसुना कहती है कि बिना टैंक की मदद से वो उस बॉस को हरा नहीं पाएंगे, पर किरेटो कहता है कि वो 10 शील्ड मैन की मदद से भी इसको हरा सकते हैं। तभी आसुना बोलती है कि तुमने शील्ड कहा, हाँ तो क्या हुआ, मैं सोच रही थी कि तुम एक हाथ से तलवार चलाते हो और दूसरे हाथ से शील्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, तो आखिर
तुम ऐसा करते क्यों नहीं? किरेटो बोलता है क्योंकि वो मेरी मूवमेंट और स्पीड को स्लो कर देगा। तभी आसुना बोलती है कि लिज ने जो तुम्हें तलवार बना के दी थी, आखिर तुम उसका यूज क्यों नहीं करते? आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो किरेटो? तभी उनके सामने एक नई गिल्ड आ जाती है और किरेटो को एहसास होता है कि वो क्लैन और उसके साथी है। तब क्लैन तेजी से उसके पास जाता है और पूछता है कि आखिर वो इस लड़की के साथ क्यों घूम रहा है। तो आसुना उसको बताती है कि हम दोनों एक ही पार्टी में है, पर क्लैन को लगता है कि किरेटो ने लड़की को ज्वाइन कर उनके साथ किए भाईचारा को तोड़ दिया है। तभी उस मोमेंट पर एक दूसरी गिल्ड आ जाती है। हमें पता लगता है कि ये एक जायंट प्लेयर का ग्रुप है जिसको कि इनक्रेड लाइब्रेशन फोर्स कहा जाता है, जो कि फर्स्ट फ्लोर का ध्यान रख वहाँ शांति बनाए रखती है। पर जब किरेटो उन्हें उस डंजन की ओर जाते हुए देखता है तो उसको लगता है कि वो अपनी मौत को गले लगाने जा रही है। अब थोड़ा टाइम गुजरने के बाद उन्हें बॉस के रूम से चिल्लाने की आवाज आती है, तो किरेटो और आसुना उनकी ओर जाने लगती है और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ग्लिम आइज ने उन सभी नाइट्स को कॉर्नर कर दिया है। यहाँ ये सभी नाइट्स पूरे तरीके से थक गए हैं और ग्लिम आइज भी अपने ब्रेथ अटैक से उनके एचपी को ड्रेन करने लगता है और उन पर अपनी तलवार से हमला कर जमीन में काट देता है। ग्लिम आइज जैसे ही उस नाइट को एंट्रेंस की ओर फेंकता है तो किरेटो को एहसास होता है कि उसने अपनी सारी हेल्थ पॉइंट्स को गवा दिया है और जैसे ही उसका हेलमेट टूटता है तो उसको एहसास होता है कि वो जल्दी ही मरने वाला है। तभी उस मोमेंट पर ग्लैम एक और नाइट को मारने वाला है, जो देख आसुना गुस्से से भर जाती है और वो उस फ्लोर बॉस को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। और जैसे ही आसुना अपनी लीनियर स्ट्राइक एबिलिटी को एक्टिवेट करती है तो डीमन उसको मार के उसके बैलेंस को बिगाड़ कर एक पंच मार के दूर फेंक देता है। अब जैसे ही वो आसुना को खत्म करने ही वाला था तभी किरेटो बीच में आकर उस डीमन की स्वॉर्ड को पैरी कर देता है और आसुना को पीछे हटने को कहता है। तब उसी समय क्लैन और उसके साथी नाइट्स को रेस्क्यू कर रहे होते हैं, तो बीस्ट उन पर हमला करने जा रहा होता है कि तभी किरेटो उस पर हमला कर उसको रोक लेता है। उसको एहसास होता है कि वो इससे लड़ नहीं पाएगा, पर फिर भी उस पर हमला किया जाता है। उसको पता है कि कोई भी फ्लोर बॉस को अकेले नहीं हरा पाएगा, लेकिन एक स्किल है जो कि उन सभी को यहाँ से बचा सकती है। पर जब वो क्लैन, आसुना और उन नाइट्स की ओर देखता है तो उसे साची की कही हुई आखिरी बात याद आती है और सोचता है कि वो अपने इन दोस्तों को यहाँ मरने नहीं दे सकता। तो वो आसुना और क्लैन को उसको 10 सेकंड तक रोकने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़कर उस बॉस को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं और किरेटो यहाँ पर अपने मेन्यू में कुछ देखने लगता है और आसुना बाल बाल उसकी तलवार से बचती है कि तभी किरेटो तैयार हो जाता है। अब उसको मारने के बाद एक कांग्रेचुलेशन नोटिफिकेशन आता है। किरेटो देखता है कि उसके पास बहुत ही कम हेल्थ पॉइंट्स बचे हुए हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब जैसे ही उसको साची उठने को कहती है, वो देखता है कि ये आसुना है जो कि उसको उठा रही है और उसके उठते ही वो उसको गले लगा लेती है। खुश है कि वो अभी भी जिंदा है। तब क्लैन वहाँ से जाने का डिसाइड करता है, कहता है कि उन नाइट्स की जान बचाने के लिए वो उसका बहुत बड़ा शुक्रगुजार है। अब उनके जाने के बाद आसुना कन्फेस करती है कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। कहती है कि उसको नहीं पता कि वो क्या करती अगर वो मर जाता, और कहती है कि वो इस गिल्ड से थोड़ा ब्रेक लेगी। आप टाउन में वापस आने के बाद जहाँ एक गल एक आर्टिकल में पढ़ता है कि एक बंदे ने ब्लैक स्वॉर्ड से 16 स्ट्राइक का यूज कर एक बॉस को हरा दिया है। लिज यहाँ जानती है कि यह आर्टिकल किसके बारे में छपा हुआ है, पर तभी आसुना वहाँ आती है। कहती है कि वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में है। तभी यहाँ 55th फ्लोर में जो नाइट ऑफ द ब्लड ऑथ के लीडर है, वो उन दोनों को अपनी गिल्ड में सम्मन करते हैं। कहते हैं कि वो अपने बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर को यूं जाने नहीं देंगे। पर तभी किरेटो कहता है कि उन्हें कॉर्डियल जैसे बेवकूफ को आसुना का बॉडीगार्ड नहीं चुनना चाहिए। तब हीथक्लिफ कॉर्डियल के साथ हुए इंसिडेंट के लिए माफी मांगते हैं, पर कहते हैं कि वो अपनी गिल्ड के वाइस कमांडर को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। कहते हैं कि अगर तुम मुझे बैटल में हरा दोगे तो तुम आसुना को यहाँ से ले जा सकते हो, और अगर तुम हारे तो तुम्हें इस गिल्ड को यानी कि नाइट ऑफ ब्लड को ज्वाइन करना होगा। तो किरेटो इस बात के लिए मान जाता है। अब यहाँ न्यूली ओपन 75th फ्लोर
फ्लोर में आसुना किरेटो पर चिल्ला रही होती है कि आखिर उसने इस बैटल को एक्सेप्ट क्यों किया। कहती है कि हिथक्लिफ के पास अपनी एक यूनिक स्किल है जिसको कि वो होली स्वॉर्ड स्किल कहता है, जो कि ऑफेंस और डिफेंस की तरह काम कर सकती है। हम में से किसी ने भी उसके एचपी बार को कभी भी येलो जोन में आते हुए नहीं देखा। तब ये सब कुछ जानकर भी किरेटो प्रॉमिस करता है कि वो उससे हारेगा नहीं। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों अरीना में आ जाते हैं, जहाँ हिथक्लिफ उसको बैटल की इनविटेशन भेज देता है, जिसको कि किरेटो एक्सेप्ट कर मैच को शुरू कर देता है और तेजी से उसकी ओर बढ़ जाता है। पर हिथक्लिफ उसके हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है और किरेटो जैसे उसके हमले को सेंस करता है तो वो तुरंत ही पीछे हट जाता है। पर तभी हिथक्लिफ आगे बढ़कर अपनी शील्ड को उसकी छाती में दे मारता है। इससे पहले कि वो सांस ले पाता, हिथक्लिफ वापस से उसकी ओर बढ़ने लगता है। पर जैसे ही किरेटो उस पर हमला करता है तो हिथक्लिफ उसके मोमेंटम का यूज कर उसके इस हमले को पैरी कर देता है और कहता है कि उसकी रिएक्शन स्पीड बहुत ही इंप्रेसिव है। तभी यहाँ क्राउड में सभी लोग उनकी इस फाइट का लुत्फ उठा रहे होते हैं। वो लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं और किरेटो बड़ी बारीकी से उसके हमले से बच रहा होता है। किरेटो के हमले हिथक्लिफ के डिफेंस को नहीं तोड़ पा रहे होते। यहाँ आसुना खड़े होकर उसकी जीत की दुआ कर रही होती है, पर तभी उस मोमेंट पर वो हिथक्लिफ के डिफेंस को तोड़ देता है और अपनी स्टार बस्ट स्किल को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ हिथक्लिफ इस बैटल को जीत जाता है और किरेटो को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो इतना तेजी रिएक्ट कैसे कर गया। और किरेटो सोचता है कि आखिर उनका इतनी फास्ट रिएक्ट करना पॉसिबल कैसे है। उसको यकीन नहीं हो रहा कि वो ये बैटल हार गया है। अब अगले दिन वो आसुना को कह रहा होता है कि उसने ये क्लाउन जैसा सूट पहनने को नहीं कहा था। किरेटो को एहसास होता है कि अब उसे गिल्ड के इशारों में नाचना होगा। तब आसुना माफी मांग रही होती है कि उसकी वजह से उसको ये गिल्ड ज्वाइन करना पड़ा, पर तभी वो पूछती है कि आखिर उसने कभी किसी गिल्ड को ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो किरेटो उसको अपनी पास्ट की स्टोरी बताने लगता है कि 1 साल पहले उसने मूनलाइट ब्लैक कैट्स को ज्वाइन किया था, पर अपने लेवल को छुपा के रखा ताकि वो उसको अपनी गिल्ड से ना निकाल दे। उन्होंने मेरे को ऐसा ट्रीट किया जैसे कि मैं उनकी ही फैमिली का हिस्सा हूँ। पर एक मनूस दिन हम सभी लोग एक डंजन में फंस गए और वो सभी लोग एक एक करके मेरी ही आंखों के सामने मारे गए। मैं ही उन सभी की मौत का गुनहगार हूँ। और वो लड़की सांची मुझ पर कितना भरोसा करती थी। मुझे डर है कि मेरी वजह से मैं तुम्हें भी ना खो दूं। तुम चिंता ना करो, मैं मरने नहीं वाली, क्योंकि मैं ही हूँ जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाली है। अब अगले दिन ये आदमी आकर कहता है कि वो किरेटो को अपने साथ इवैल्यूएशन एग्जाम के लिए लेके जा रहा है। पर जब वो जैसे ही वेस्टर्न गेट में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो बॉडीगार्ड वापस से गिल्ड में ही है और गॉडफ्री उसको बताता है कि वो उसके साथ हुए पिछले बर्ताव को सुलझाना चाहता है। तब कोरोडियल उसको डुअल चैलेंज के लिए माफी मांगता है। तब किरेटो को उसका ऐसा बर्ताव देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि तभी गॉडफ्री उनको अपने सभी क्रिस्टल को देने को कहता है कि उनका ये टास्क एक दूसरे पर भरोसा रखने का है। तो वो अपने क्रिस्टल को देकर डंजन की ओर जाने लगती हैं और जैसे ही वो ब्रेक लेने के लिए रुकते हैं तो गॉडफ्री उनको उनके खाने की पोटली दे देता है और जैसे उस पानी को पीने लगता है तो वो नोट करता है कि कोरोडियल खाना नहीं खा रहा, जिससे कि उसको एहसास होता है कि इसमें जरूर कुछ मिलाया गया है। पर तभी गॉडफ्री नीचे गिर जाता है। उसको एहसास होता है कि इस पानी में पैरालिसिस पॉइजन बनाया गया है। तब कोरोडियल ये देखकर हंसने लगता है। पर जब गॉडफ्री अपनी एंटीडोट क्रिस्टल का यूज करने लगता है तो कोरोडियल लात मार के उसे दूर फेंक देता है और गॉडफ्री को दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी कहने लगता है। वो अपनी तलवार निकालकर गॉडफ्री पर हमला करने लगता है और कहने लगता है कि उसने इन सब चीजों के लिए एक कहानी सोच रखी है कि हमारी पार्टी पर लाफिंग कॉफिन के किलर्स ने हमला कर दिया था और मेरे साथ ही उनसे लड़ते लड़ते मारे गए। सिर्फ मैं ही था जो उनसे अकेले लड़ा और उनसे बचकर बाहर आ गया। जिसके बाद वो गॉडफ्री की बॉडी पर लगातार हमले करे जाता है और एक आखिरी हमला करके उसको वहीं जान से मार डालता है। जिसके बाद वो किरेटो को मारने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। पर तभी किरेटो कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा लाफिंग कॉफिन से मरना पसंद करूंगा। तो कोरोडियल कहता है कि तुम्हारी आखिरी विश भी पूरी कर देती है। वो कहता है कि वो लाफिंग कॉफिन ही है जिसने कि मेरे को पैरालिसिस के बारे में सिखाया है। जिसके बाद वो किरेटो की बाजू पर हमला कर देता है। कहता है कि ये दर्द उसने उसको सभी लोगों के सामने बेइज्जत किया था उसके लिए है और फिर वो उसकी टांग पर भी हमला कर देता है। कहता है कि ये दर्द तुमने मेरी आसुना को मुझसे छीना है। किरेटो को
एहसास होता है कि वो ऐसे ही मरने वाला है, तो उसे अपनी आंखों के सामने साची का चेहरा याद आता है। पर उसकी एचपी जैसे ही 0 होने वाली थी तो वो उस पर्सन को याद करता है जिससे कि वो प्यार करता है और अपने सिस्टम की मदद से उस पैरालिसिस को खत्म करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं मरने वाला, लेकिन कोरोडियल उस पर लगातार हमले किया जाता है। तभी इस मोमेंट पर आसुना हीलिंग क्रिस्टल को तोड़कर उसके हेल्थ पॉइंट बढ़ा देती है और इस बात से खुश है कि वो सही समय पर यहाँ पहुँच गई है। वो कहती है कि वो उनकी पोजीशन को मैप में देख रही थी और गॉडफ्री के मार्कर के अचानक से गायब होने से डर गई। तब आसुना गुस्से से कोरोडियल को देखने लगती है और उसके चेहरे पर अपनी तलवार से हमला कर देती है। वो उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान हो गई है, तो वो उसके ऊपर अपनी तलवार से बहुत सारे हमले कर देती है। पर तभी कोरोडियल माफी मांगने लगता है, कहता है कि वो आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। जो सुनकर आसुना हेजिटेट करने लगती है और कोरोडियल ये मौका पाकर उस पर हमला कर देता है। And you fell for it, bitch! तब आसुना को एहसास होता है कि उसने किरेटो को एक मर्डरर में कन्वर्ट कर दिया है। वो उससे माफी मांगने लगती है कि ये सब कुछ मेरी ही गलती है और कसम खाने लगती है कि वो आज के बाद उसको कभी भी परेशान नहीं करेगी। मेरी इस जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है आसुना, तो मैं अपनी सारी जिंदगी बस तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। अभी यहाँ रात को खाना खाने के बाद आसुना अपनी चेयर से उठ जाती है और सीधा लाइट को ऑफ कर अपने कपड़े बदल लेती है। किरेटो, मेरे को ऐसे तो मत देखो। अरे मैं मतलब ऐसे नहीं देख रहा था, मुझे अभी ये सब नहीं करना है। तुमने क्या सोचा? छी, तुम कितने गंदे हो। अब थोड़ी देर बाद आसुना नींद से जाग उठती है। वो बताती है कि उसको एक ऐसा सपना आया जहां उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी यहाँ बिताई ही नहीं, तो वो खुश है कि ये बस एक सपना था। पर जब किरेटो पूछता है कि क्या वो वापस से अपनी पिछली जिंदगी में जाना नहीं चाहती, तो वो कहती है कि वो चाहती है, लेकिन वो उसके साथ बिताए इन लम्हों को दूसरी दुनिया में जाकर भूलना नहीं चाहती। तब किरेटो भी उसकी इस बात पर हामी भरता है। वो बताता है कि 22nd फ्लोर में जंगल के पास एक छोटा सा गाँव है जहाँ वो अपनी आगे की जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। क्या तुम क्या किरेटो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ जरूर किरेटो। अभी यहाँ अक्टूबर 25 को उन दोनों ने अपने लिए एक घर को खरीद लिया है। तब किरेटो सोचता है कि क्या उनका ये रिलेशनशिप बस इस वर्चुअल वर्ल्ड तक ही सीमित है। तब उसकी ये बात सुनकर आसुना को गुस्सा आ जाता है। कहती है कि वो सचमुच उसके लिए फील करती है और कहती है कि वो हार नहीं मानेगी जब तक कि वो दोनों इस दुनिया से बाहर नहीं निकल आते। किरेटो, अगर हम कभी अपनी असली दुनिया में वापस जा सके तो मैं तब भी तुम्हें ढूंढकर शुरू से प्यार करने लगूंगी। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों जंगल में टहलने जाते हैं और किरेटो एक सच्चे आशिक की तरह उसको अपने कंधे पर उठा लेता है। ये पहली बार है कि वो दोनों इस दुनिया में और भी जीना चाहते हैं। वो चलते चलते जंगल के और अंदर आ जाते हैं जहाँ किरेटो बताता है कि ये अफवाहें हैं कि भूतों को यहाँ देखा गया है और आसुना को एक लकड़हारे की कहानी बताने लगता है जिसको कि एक स्पिरिट ने पकड़ लिया था। किरेटो, क्या क्या तुमने वो देखा? अरे मोरी मैया, चुड़ैल दिख गई। तब आसुना अपनी एनहांस्ड विजन का यूज कर उस स्पिरिट को देखने लगती है और किरेटो को एहसास होता है कि उसका यह मजाक उस पर ही भारी पड़ गया है। तब वो लड़की उनकी ओर देखती है और उनको देखते ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तो जब किरेटो उसकी ओर भागता है तो वो देखते हैं कि ये लड़की तो बेहोश पड़ी है, पर आसुना देखती है कि उसके सर में कोई कर्सर नहीं है और वो सोचते हैं कि आखिर ये छोटी बच्ची यहाँ जंगल में क्या कर रही है। तभी यहाँ कैबिन में किरेटो बोलता है कि हम जब इसे घर ले आए तो हमें किसी वार्निंग का मैसेज नहीं आया, यानी कि
ये कोई एनपीसी नहीं है, मुझे लगता है कि ये कोई प्लेयर है जो कि अपने गार्डियन के साथ आई होगी। आसुना बोलती है कि मुझे भी यही लगता है, क्या ये उठ भी पाएगी? किरेटो कहता है कि ये अभी भी डिसअपियर नहीं हुई है और न ही उसके सिस्टम से कोई नोटिफिकेशन आई है, तो मेरे हिसाब से ये पक्का उठ जाएगी। अब यहाँ रात हो जाती है और आसुना किरीटो से सीधा उस लड़की के पास सो जाती है और अब जैसे ही आसुना सुबह अपनी आंख खोलती है तो वो देखती है कि वो बच्ची उठ चुकी है, तो वो चिल्लाकर किरीटो को जगा देती है और जब उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है तो वो बताती है कि मेरा नाम यूवी है। तो अब जब आसुना उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब किरीटो उसको अपना नाम बताता है, लेकिन वो उसको बार बार कीटो कीटो कह रही होती है। तो किरीटो उसको जो भी कहने को आसान लग रहा है वो बोलने को कहता है। पापा, मैं पापा? मम्मा, हाँ मैं तुम्हारी मम्मा हूँ यूचैन, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। अब थोड़ी देर बाद जब यूवी हॉल में सो रही होती है तो आसुना को एहसास होता है कि ये एक छोटे से बच्चे के जैसी है और हम दोनों को ही उसका ध्यान रखना होगा जब तक कि वो अपनी मेमोरीज को वापस से पा नहीं लेती। किरीटो कहता है कि वो उसकी फैमिली को टाउन ऑफ बिगिनिंग में ढूंढ सकती है, पर आसुना उसको अपने से दूर नहीं करना चाहती और किरीटो भी ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि यूवी के आने से उनका घर घर जैसा बन पाया है। अभी यहाँ हेलोवीन में वो 2 साल बाद पहली बार फर्स्ट फ्लोर में आ रही है, पर यूवी को अभी भी इस जगह को लेकर कोई मेमोरीज याद नहीं है, तो वो सभी उस टाउन में आगे जाने लगती हैं और नोट करते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्लेयर्स नहीं है। पर तभी उन्हें एली में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ ये औरत उन गार्ड्स को उसके बच्चे वापस करने को कहती है, पर ये एएलएफ नाइट्स कहते हैं कि उसे पहले टैक्सीज को पे करना होगा और कहते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो वो कपड़े उतारकर इन टैक्सीज को पे कर सकती है। तो वो जैसे ही उनसे लड़ने के लिए तैयार होती है कि तभी किरीटो और आसुना उन आदमियों के ऊपर से कूद जाती हैं और ये नाइट सोच रहे होते हैं कि आखिर ये दोनों कौन है। तब आसुना उन बच्चों को कहती है कि वो यहाँ पर सेफ हैं। तब ये देखकर लीडर अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है, तो आसुना भी कन्फ्रंट करने के लिए अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है। वो अपने एक ही हमले से उसको नीचे गिरा देती है और दूसरे हमले से पीछे ढकेल देती है। तब सभी नाइट ये देखकर समझ आते हैं कि वो उसकी टक्कर के नहीं, पर जब वो उस पर एक और बार हमला करती है तो वो सभी लूजर्स की तरह वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी उस मोमेंट पर यूवी को कुछ अजीब लगता है। वो अपनी मॉम आसुना को कहती है कि वो बहुत डरी हुई है और ऐसा कहते ही वो बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद उस लेडी के घर में आने के बाद उनको एहसास होता है कि ये आंटी एक ऑर्फनेज को चलाती है, पर जब आसुना बताती है कि वो यूवी की फैमिली को ढूंढ रही है तो वो कहते हैं कि उन्होंने भी यहाँ इस लड़की को कभी नहीं देखा और सोचती है कि वो शायद टाउन ऑफ बिगिनिंग से नहीं है। कि तभी उस मोमेंट पर वो देखते हैं कि एक और लेडी उनके दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है और वो बताती है कि मेरा नाम यूलियर है। वो अंदर आकर उन्हें बताती है कि उनका लीडर थिंकर को कीबा के लोगों ने ट्रैप में फंसा लिया है और एएलएफ के नाइट पर कब्जा कर बाकी प्लेयर से जबरदस्ती टैक्सीज को भरवाने को कहा है। वो कहती है कि थिंकर को काफी दिनों से डंजन में कैद करके रखा गया है, उनके पास ज्यादा समय भी नहीं है, नहीं तो वो भूख से मारा जाएगा। पर जब वो उनको उसकी मदद करने को कहती है तो वो सोचने लगते हैं कि क्या वो भी उनको किसी ट्रैप में तो नहीं फंसा रही है। कि तभी यूवी कहती है कि वो सच कह रही है, तो वो दोनों अपनी इस छोटी बच्ची की बात पर भरोसा करने का सोचती हैं, लेकिन तभी यूवी भी उनके साथ आने की डिमांड करती है। अब कुछ मिनटों बाद जब वो सभी डंजन में जा रहे होते हैं तो किरीटो को एहसास होता है कि ये जगह बीटा टेस्ट के दौरान एग्जिस्ट नहीं करती थी, पर यूलियर कहती है कि ये जरूर हायर फ्लोर के ओपन होने के बाद अपीयर हुआ होगा। कि तभी वो बहुत सारे डॉट्स के सामने आ जाती है, तो किरीटो तेजी से आगे बढ़ता हुआ उन सभी को मारने लगता है। यूलियर नोट करती है कि थिंकर ने अपनी जगह को नहीं छोड़ा है और सोचती है कि शायद वो जरूर एक सेफ एरिया में होगा। तो अब जब वो उसकी ओर बढ़ने लगती है, किरीटो अपने नाइट विजन से उस एरिया को स्कैन करने का सोचता है और बताता है कि एक प्लेयर यहाँ अंदर है। ये सोचते हुए कि वो थिंकर है तो यूलिया उसकी ओर जाने लगती है, पर जब थिंकर चिल्लाकर उसको पीछे हटने को कहता है तो किरीटो को एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और भागकर उसको बचाने चले आता है। तब जैसे एक ब्लेड उसको खत्म करने वाला था कि तभी किरीटो सही समय पर आकर उसको बचा लेता है।
है। पर जब वो हमले वाली जगह की ओर जाने लगता है तो आसुना यूलियर को एक सेफ जगह पर छुपने को कहती है। अब जब आसुना अपने सामने ग्रिम रिपर को देखती है तो किरेटो उसको टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल का यूज कर वहाँ से भागने को कहता है। यहाँ ग्रिम रिपर का लेवल हिडन होता है जिससे कि उन्हें एहसास होता है कि शायद ये मॉन्स्टर 90th फ्लोर से हो सकता है। तब आसुना यूलियर को यूई के साथ यहाँ से टेलीपोर्ट होने को कहती है और तेजी से किरीटो को उस ग्रिम रिपर के हमले से बचाने जाती है, लेकिन उसका हमला इतना पावरफुल होता है कि वो दोनों पीछे उड़कर गिरते हैं और आसुना को एहसास होता है कि किरीटो ने उस हमले से अपनी आधी से ज्यादा हेल्थ को खो दिया है। यहाँ किरीटो से उठा भी नहीं जा रहा होता कि तभी यूई उनको बचाने वहाँ आ जाती है। तब किरीटो चिल्लाकर उसको यहाँ से जाने को कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा पापा। तब यूई हवा में उड़कर एक बहुत ही ताकतवर मिथिकल स्वॉर्ड को समन कर लेती है और अपने एक ही हमले से उस बीस्ट को फायरबॉल में कैद कर पूरे तरीके से खत्म कर देती है। अब जैसे ही वो दोनों उठती हैं तो यूवी बताती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। अब यहाँ सेफ एरिया में वो उन दोनों को पहली बार उनके नाम से बुलाती है। वो बताती है कि इस वर्ल्ड को एक कार्डिनल नाम का सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, एक ऐसा सिस्टम जिसको की चलाने और मेंटेन करने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है। वही इस गेम को कंट्रोल करता है और डिसाइड करता है कि इस दुनिया में क्या क्या होगा। वो बताती है कि वो एक तरह की प्रोटोटाइप प्रोग्राम है जो कि यहाँ के लोगों की मेंटल हेल्थ से काउंसलिंग करती है। कहती है कि मैं एक तरह की एआई हूँ जो कि अपने ह्यूमन इमोशन को कंट्रोल कर सकती है। कहती है कि मेरी सब चीजें फेक है, यहाँ तक कि जो मेरे आंसू है वो भी फेक है। पर जब आसुना सोचती है कि आखिर उसने अपनी मेमोरीज को कैसे खो दिया तो यूई बताती है कि उसने कार्डिनल के रूल को तोड़ा है कि वो किसी भी प्लेयर से इंटरेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इतने सालों से इन डिप्रेस्ड प्लेयर की मेंटल स्टेट्स को देखने के बाद मैं अंदर से पूरे तरीके से टूट गई थी। लेकिन इस क्रूअल वर्ल्ड में तो लोग ऐसे थे जिनके मेंटल पैरामीटर बाकी सभी से अलग थे, जो कि इस कर्स वर्ल्ड में भी जीने की उम्मीद रख रहे थे। मेरी बस इतनी ही विश थी कि मैं आप दोनों के साथ रह सकूं। और एक प्रोग्राम के पास ऐसे इमोशन का होना बहुत अजीब है ना। यूई, तुम अब कोई प्रोग्राम नहीं हो जिसको की कोई सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तुम बताओ यूई, तुम क्या चाहती हो? मैं आप दोनों के साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। तुम हमारे साथ हमेशा रहोगी यूई चैन, तुम हमारी बहुत प्यारी लड़की हो। कि तभी यूई बोलती है, मॉम डैड बहुत देर हो गई है। किरीटो बोलता है कि तुम्हारा इससे मतलब क्या है? पापा देखो, ये सिस्टम एक इमरजेंसी एक्सिस है और इसी की मदद से मैंने उस बॉस को हराया था और अब सिस्टम मुझे एक अननोन ऑब्जेक्ट की तरह ढूंढ रहा है, तो मैं जल्दी ही डिलीट हो जाऊंगी। तब आसुना और किरीटो बोलते हैं कि क्या इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है यूई? वो कहती है, मम्मी डैडी आपका शुक्रिया, पर इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है और अब गुड बाय। ये कहते ही यूई धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है। किरीटो बोलता है कि यूई मत जाओ और आसुना रोना शुरू करती है। तब किरीटो जल्दी से वहाँ के एक्सिस से यूई को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसे दूर फेंक देता है। तब किरीटो आसुना को कुछ देते हुए कहता है, मैं यूई को तो वापस नहीं ला पाया पर मैंने उसका दिल वापस लाया है, जो देखकर आसुना रोने लगती है। अब इसके बाद वो वापस आ जाती है। आसुना पूछती है कि आखिर यूई के डाटा के साथ क्या होगा अगर ये गेम क्लियर हो गई तो किरीटो बताता है कि उसने उसका ये डाटा उसकी हार्ट की मेमोरी में स्टोर कर दिया है और वादा करता है कि वो उसको एक दिन क्रिएट कर देगा। जो सुनकर आसुना उस दिन का वेट करने लगती है। अब अगले सीन में किरीटो और आसुना हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है, जहां उन्हें पता लगता है कि रिकॉन टीम को खत्म कर दिया है और हीथक्लिफ बताता है कि उनके लोगों के चेम्बर में एंटर करते ही वहां से डोर गायब हो गया। अब थोड़ी देर बाद जब वो गेट वापस से ओपन हुआ तो हमने देखा कि हमारे सभी लोग वहाँ मारे गए हैं। वो उनको कहता है कि हमें इस बॉस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ हीथक्लिफ किरीटो को लड़ता हुआ देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अब कुछ घंटों बाद जब वो बैटल के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे तो किरीटो आसुना से पूछता है कि क्या वो इस फाइट को ज्वाइन करने के बजाय यहाँ पर रुक सकती है। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके लिए डरा हुआ है। आसुना कहती है कि अगर तुम वहाँ पर गए और लौट कर नहीं आए तो मेरा क्या होगा? किरीटो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों डंजन में जाए, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ से भागकर अपने जंगल वाले घर में बस जाए। पर जब आसुना कहती है कि वो भी यही सेम चीज चाहती है, वो कहती है कि क्या तुमने सोचा है कि हमारी असली बॉडी के साथ क्या हो रहा होगा? दरअसल गेम के शुरू होने के 3-4 दिन बाद बहुत से लोग गेम से डिस्कनेक्टेड हो गए थे क्योंकि उन सभी को हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट किया गया था। तो वो सोचती है कि आखिर उनकी बॉडी कब तक सरवाइव कर पाएगी। तब ये सुनकर किरीटो को भी समझ में आ जाता है
कि उनके पास इस गेम को खत्म करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। कि तभी आसुना रोते हुए कहती है कि मैं तुमको सचमुच डेट करना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हमारा भी एक परिवार हो जिसमें यूई के जैसे 2 छोटे बच्चे हो। तो इसका मतलब हमें इस लड़ाई को जीतना ही होगा। अब कुछ घंटों बाद जब वो दोनों गेट प्लाजा में टेलीपोर्ट होते हैं तो वो एगियल और क्लैन को वहाँ उनका इंतजार करते हुए देखते हैं। अब चेम्बर के अंदर जाने से पहले हीथक्लिफ सभी को प्लान के बारे में बता देता है, पर आसुना नोट करती है कि किरीटो बहुत डरा हुआ है और उसको कहती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो किरीटो भी वादा करता है कि वो भी उसको प्रोटेक्ट करेगा। तब हीथक्लिफ उस चेम्बर के दरवाजे को खोल देता है और तुरंत ही उसके अंदर आ जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि ये जगह पूरे तरीके से खाली है। कि तभी वो डोर उनको अंदर सील कर वहाँ से गायब हो जाता है। तब ऐसी खामोशी को देखते हुए सोचते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर है कहाँ। पर जब आसुना को हड्डियों के कड़कने की आवाज आती है तो उसको एहसास होता है कि ये मॉन्स्टर उनके ऊपर है और सभी नाइट्स देखते हैं कि ये एक स्कल रीपर है। वो जैसे ही उनकी ओर बढ़ने लगता है तो हीथक्लिफ अपने साथियों को चौकन्ना रहने को कहता है, पर ये 2 बंदे उसको देखकर थम से गए थे और जैसे ही वो डर कर भागने लगते हैं तो वो स्कल रीपर उन दोनों को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है, जो देखकर बाकियों को एहसास होता है कि वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। कि तभी वो उन पर वापस से हमला कर देता है, लेकिन हीथक्लिफ उसके हमले को अपनी शील्ड से रोक लेता है। तो वो स्कल रीपर उसके दूसरे साथियों को मारना शुरू करता है। एगियल सोचता है कि क्या वो उसके इतना क्लोज भी जा पाएंगे कि वो उस पर हमला कर सके, पर जब किरीटो किसी तरह उस आदमी को बचा लेता है तो उसको एहसास होता है कि ये स्कल रीपर उसकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। और जैसे ही हीथक्लिफ उसके खतरनाक हमले को रोकता है तो आसुना उस पर हमला करने में कामयाब हो जाती है, जिससे कि उस मॉन्स्टर को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, जिससे कि उनको एहसास होता है कि वो उसको अपने कॉम्बाइंड अटैक से हरा सकते हैं। तो वो सभी उस पर सेम समय पर हमला करने लगते हैं और बाकी सभी भी उनकी मदद करने आने लगते हैं, लेकिन स्कल रीपर अपनी पूंछ से उनको वहीं खत्म कर देता है। तब किरीटो नोटिस करता है कि उन्होंने उसको कुछ ज्यादा डैमेज नहीं दिया है, तो वो सोचने लगता है कि क्या वो सचमुच इसको हरा भी पाएंगे, पर वो हिम्मत न हारते हुए उस पर वापस से हमला करने लगते हैं। और जैसे ही हीथक्लिफ उसके हमले को अपनी शील्ड से रोकता है तो क्लैन इस मौके का फायदा उठाकर उसकी बॉडी के बीच से निकल जाता है, जबकि एगियल उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक स्ट्राइक से हमला करता है। तब किरीटो और आसुना एक साथ मिलकर उसकी ब्लेड को पैरी कर देते हैं और उसके सभी हमलों से बचते हुए आगे बढ़कर उस पर हमला कर देते हैं। तब इसी वक्त 2 आदमी उसकी हड्डियों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो रीपर उनमें से एक को खत्म कर देता है। तो अब जब हीथक्लिफ उसके एक और हमले को ब्लॉक करता है, हम देखते हैं कि क्लैन उसके ऊपर एक बहुत ही हैवी स्ट्राइक से हमला कर देता है। तब इस मोमेंट पर हीथक्लिफ को एहसास होता है कि स्केलेटन की एचपी खत्म होने वाली है, तो वो सभी लोगों को एक ही वक्त पर हमला करने को कहता है। तो सभी लोग उसकी बॉडी पर लगातार हमले करते रहते हैं ताकि उसको अपनी एचपी रिकवर करने का मौका ना मिल सके, और इतने डैमेज की वजह से वो स्केलेटन रीपर उनके सामने ही गायब हो जाता है और सिस्टम उनको उनकी इस जीत के लिए कांग्रेचुलेट करता है। इस लड़ाई के बाद सभी लोग बहुत ही थके होते हैं और किरीटो को एहसास होता है कि उन्होंने इस बैटल में 14 लोगों को खोया है। तब वो सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो बचे हुए 25 फ्लोर को कैसे क्लियर करेंगे। तब उस मोमेंट पर किरीटो नोटिस करता है कि हीथक्लिफ का एचपी बार अभी भी ग्रीन जोन में है और याद करता है कि उसका रिएक्शन टाइम किसी भी इंसान के मुकाबले बहुत तेज था। आसुना ये देख पूछती है कि आखिर वो एक इमोर्टल ऑब्जेक्ट क्यों है, तो किरीटो बताने लगता है कि जब से उन्होंने इस गेम को शुरू किया है मैं सोच ही रहा था कि आखिर आकिहिको कैसे इस दुनिया पर नजर रख रहा है, तो मैं जान गया हूँ कि तुम ही हो आकिहिको, है ना। जो सुनकर सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। किरीटो जानता था कि उसका 1v1 बैटल में उसके साथ जीतना बिना हैक्स के इम्पॉसिबल था, तो हीथक्लिफ बता देता है कि वो एम बोर्ड का यूज कर रहा था और कहता है कि मैं वो 100 फ्लोर का बॉस हूँ जिससे कि तुम आखिरी में लड़ने वाले थे। तभी ये सुनकर उनमें से एक वाइस कमांडर इस बात से गुस्सा हो जाता है, तो वो उसको पीछे से स्लैश करने की कोशिश करता है, पर हीथक्लिफ अपने टेलीपोर्टेशन कमांड का यूज कर वहाँ से हट जाता है, जिससे कि वाइस कमांडर जमीन में मुंह के बल गिरते हैं। कि तभी इस मोमेंट पर हीथक्लिफ बाकी लोगों पर पैरालिसिस का यूज कर देता है, पर किरीटो से इम्प्रेस होकर उसको छोड़ देता है। कहता है कि अगर तुम मुझे बिना मेरी इमोर्टैलिटी के हरा दो तो ये गेम क्लियर हो जाएगा और सभी लोग अपने आप अपनी रियल वर्ल्ड में लॉग आउट हो जाएंगे। तब आसुना उसको उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट न करने को कहती है, लेकिन तभी किरीटो को
अपने सभी दोस्तों के सेक्रीफाइसेस याद आती है, तो वो इस बैटल को एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है। और जैसे ही हीथक्लिफ की ओर बढ़ता है तो किरेटो गुस्से में आकर अपने मर्डरस इंटेंट को एक्टिवेट कर देता है और तेजी से आगे बढ़कर हीथक्लिफ पर हमला कर देता है। वो लगातार उस पर हमले किया जाता है और बाल बाल उसके हमले से बच रहा होता है। तब किरेटो को एहसास होता है कि वो एक ऐसे इंसान से लड़ रहा है जिसने की उसकी बिल्डिंग स्किल को डिजाइन किया है, तो उससे उसको हराने के लिए अपनी खुद की स्ट्रेंथ और स्टाइल का यूज करना होगा। लेकिन अगर वो तेजी से भी उस पर हमला करता है तो वो तो भी उसकी शील्ड को तोड़ नहीं पा रहा होता, तो वो उस पर लगातार स्लैश करता रहता है ताकि उसको उस पर हमला करने का मौका मिल सके। पर जब हीथक्लिफ उसके चेहरे पर स्लैश करता है तो किरेटो डिसाइड करता है कि वो अपनी स्टार बस्ट स्किल को एक्टिवेट करेगा। पर हीथक्लिफ बहुत ही चिल है क्योंकि वो जानता है कि कुछ ही मिनटों में उसका स्टेमिना खत्म हो जाएगा। You can't be. I'm sorry. Goodbye. अब उसके इकलौते ही जीने की वजह आसुना इस दुनिया से जा चुकी है। हीथक्लिफ ये देखकर हैरान है कि आसुना ने उसके सिस्टम को ब्रेक कर उसके पैरालिसिस को न्यूट्रलाइज कर लिया। पर किरेटो हार नहीं मानता और अपनी तलवार को वापस से उठाने लगता है, लेकिन किरेटो अंदर से इतना टूट गया होता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता और हीथक्लिफ एक ही हमले से उसकी तलवार को दूर फेंक देता है। Not yet. आप नवंबर 7, 2024 2:55 PM पे ये गेम पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि तभी किरेटो अपनी आंखें दुनिया के बाहर के बॉर्डर में खोलता है। पर जैसे ही वो अपना नाम सुनता है तो वो उस पर्सन को देखता है जिसके साथ वो अपनी पूरी दुनिया बसाना चाहता है, और जैसे ही उससे मरने के लिए माफी मांगता है तो आसुना तेजी से दौड़कर उसके पास आती है। और जब वो उसको उस सिस्टम को टूटते हुए दिखाती है तो वो देखते हैं कि उनका अपना घर भी वहाँ तबाह हो गया है। तब आकिहिको उन्हें बताता है कि अभी के लिए ये डाटा खत्म हो रहा है और उसने पहले ही सभी प्लेयर को यहाँ से लॉग आउट कर दिया है। पर जब किरेटो पूछता है कि आखिर उसने इस दुनिया को क्यों बनाया और उसने 4000 लोगों को क्यों मारा, तो वो कहता है कि वो इस वजह को बहुत पहले ही भूल गया है। तुम्हें पता है कि जब मैं इस वर्ल्ड को बना रहा था, इस नेचर को बना रहा था, तब मैंने सोचा था कि मेरा एक महल जो कि हवा में तैरता होगा। मैंने हमेशा से बस इतना ही सोचा था और मैं यही बस चाहता था, और अब देखो मुझे, मैं इसे खुद ही तोड़ रहा हूँ। पर मुझे विश्वास है कि किसी न किसी वर्ल्ड में मेरा ये सपना सच होगा। और कांग्रेचुलेशन क्रितो और आसुना, तुम इस गेम को जीत चुके हो। ऐसा कहकर वो यहाँ से चले आता है। क्या तुम मुझे अपना असली नाम बता सकते हो? मेरा नाम किरीगिया काजुटो है और मुझे लगता है कि शायद मैं पिछले महीने 16 साल का हो गया हूँ। मेरा नाम युकी आसुना है और मैं 17 साल की हूँ। तभी ये सुनकर किरेटो रोने लगता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें असली दुनिया में भेज दूंगा, पर देखो मुझे, मैं तुमसे किए वादे को पूरा नहीं कर पाया। तब आसुना किरेटो को एक आखिरी बार आई लव यू कहती है। और भाई लोग, इसी के साथ ये बहुत प्यारी लव स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आई होप आप लोगों को ये एनिमे बहुत ही खूबसूरत लगा होगा। तो ऐसे ही मजेदार एनिमेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।